कॉलेज में हुई उस दुर्घटना के बाद जब शेन शुयाओ ने अपनी बाईं तरफ की सुनने की क्षमता खो दी थी, तब से उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई उसके बहरे बाएं कान के पास आए। यहां तक कि कहानी के नायक को भी उसके उस डर और दूरी को कम करने में पूरे 10 साल लग गए थे। समय ने धीरे धीरे उसके चारों ओर बनी उस अदृश्य दीवार को तोड़ा था। लेकिन मैं जो इस कहानी का खलनायक सहायक पात्र था, इस तथाकथित मनाही को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने जानबूझकर झुककर शेन शुयाओ के कान के पास फूंक मार दी। वह एक पल के लिए पूरी तरह जड़ हो गई। उसकी आंखों में जो हल्की सी गर्माहट थी, वह देखते ही देखते बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अगले ही क्षण उसने बेरहमी से मेरा दायां हाथ झटक दिया। मेरे कानों में सिस्टम की ताने मारती आवाज गूंज रही थी, लेकिन मैंने अनजान बनने का नाटक जारी रखा। सॉरी, तुम्हें डरा दिया क्या? अगले ही पल मेरा लहजा बदल गया और मैंने पलटकर तीखे अंदाज में कहा, इतने सारे लोगों में सिर्फ मुझे ही क्यों रोक रही हो? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती? एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने भ्रम देखा हो। मैंने शेन शुयाओ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान देखी। उसके लाल होंठ एक बहुत हल्के, मुश्किल से दिखाई देने वाले वक्र में मुड़ गए। मैं उससे पहले कुछ और समझ पाता। वह धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा और बेहद ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें पसंद करने से अच्छा किसी कुत्ते को पसंद करूंगी। मैं अविश्वास से उसे देखता रह गया। गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया। तुम हान शियाओई को पसंद करती हो? शेन शुयाओ ने न तो स्वीकार किया और न ही इनकार। उसने बस ठंडी आवाज में कहा, तुम जैसा चाहे वैसा सोच सकते हो, लेकिन मैं किसे पसंद करती हूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात मेरे सीने में तीर की तरह चुभ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, शेन शुयाओ, तुम्हें एक दिन इसका पछतावा जरूर होगा। उसे बाद में पछतावा हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसी पल पछतावा होने लगा। इतने साल अभिनय करने के बाद भी मैंने कभी अपने मुंह से इतने आत्ममुग्ध और शर्मनाक संवाद नहीं बोले थे। सोचकर ही शर्म से डूब जाने का मन कर रहा था। जियांग परिवार की हवेली में बिस्तर पर लाश की तरह फैला पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर की सारी ताकत निकल चुकी हो। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, सिस्टम, ये काम सच में इंसानों के बस का नहीं है। आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? इस बार सिस्टम ने हमेशा की तरह मुझे नहीं पता नहीं कहा। उसने नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया। मूल कहानी के इस पात्र की मौत के बाद उसकी नाराजगी और पछतावा बहुत गहरा था, जिसकी वजह से पूरी कहानी का घटनाक्रम बिगड़ गया। कहानी को दोबारा सही रास्ते पर लाने के लिए किसी को उसकी जगह भेजना जरूरी था, और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उसी पात्र जैसा है, इसलिए तुम्हें चुना गया। अब जाकर सारी बात समझ में आई। इसी वजह से मेरी आत्मा नहीं बल्कि पूरा शरीर इस दुनिया में लाया गया था। अगली सुबह मुझे सिस्टम ने जबरदस्ती जगा दिया। जल्दी उठो, आज कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल्दी करो और अपने किरदार के अनुसार ही व्यवहार करना। मैं शान से लग्जरी कार से उतरकर स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंचा। मुझे देखते ही आसपास मौजूद कई छात्रों की नजरें मेरी तरफ घूम गईं। किसी की आंखों में ईर्ष्या थी तो किसी की नफरत। मैं उन्नींदे कदमों से जम्हाई लेते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक किसी ने मुझे रोक लिया। अरे क्लासमेट, तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मेरे सामने खड़ा लड़का मुझसे लगभग आधा सिर छोटा था। उसकी आवाज बेहद उजली और खुशमिजाज थी। मैंने आधी खुली आंखों से उसे घूरा। असल में उस समय मेरा दिमाग अभी पूरी तरह जागा ही नहीं था। तभी सिस्टम घबराकर चिल्लाया, स्क्रिप्ट के अनुसार चलो, हीरो को उकसाओ, उसे परेशान करो। ओह, मैं तुरंत अपने किरदार में आ गया। मैंने दोनों हाथ सीने पर बांधे और तिरस्कार से कहा, क्या तुम अंधे हो? दिख नहीं रहा कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी? हान शियाओई के चेहरे पर बेचारगी और जबरदस्ती दिखाई जा रही हिम्मत साफ झलक रही थी। सिस्टम ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया। लगता था हान शियाओई ने पहले कभी इतना बदतमीज इंसान नहीं देखा था। वह कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर अपनी नाराजगी दबाई और बोला, अगर यूनिफॉर्म नहीं पहनोगे तो नाम लिखकर अंक काटे जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए साफ नफरत देख ली। मेरी आवाज और भी कठोर हो गई, तो काट लो, कौन रोक रहा है? इतना कहते हुए मैंने उसके हाथ से नाम लिखने वाली सूची छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा नाम जियांग चेन है, चाहो तो मैं खुद अपना नाम लिख दूं। हान शियाओई घबरा गया और एक कदम पीछे हट गया। क्लासमेट जियांग, ज्यादा मत कीजिए। उसका वह मासूम और लाचार चेहरा देखकर मुझे सचमुच लगा जैसे मैं दुनिया का सबसे निर्दयी इंसान हूं। लेकिन मेरा हाथ सूची तक पहुंचता उससे पहले ही किसी ने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। मैंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि हाथ हिल भी नहीं पाया। मैंने मुड़कर देखा, तब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। शेन शुयाओ बीच में आकर हान शियाओई की तरफ खड़ी हो गई थी। उसे देखकर हान शियाओई के चेहरे पर राहत भी आई और चिंता भी। उसने अनजाने में शेन शुयाओ का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने वाली थीं, शेन शुयाओ ने पहले ही मेरा हाथ छोड़ दिया। धत, इस लड़की में इतनी ताकत है। मुझे तो सचमुच लगा था कि मेरी कलाई टूट जाएगी। मेरी कलाई पर उभर आया लाल निशान देखकर हान शियाओई भी घबरा गया। उसे डर था कि मैं शेन शुयाओ को परेशान करूंगा। वह जल्दी से बोला, क्लासमेट जियांग, मैं आपके साथ इन्फर्मरी चलता हूँ, दवा लगवा लेते हैं। लेकिन मैंने उसकी बात को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। मैंने भौं उठाकर बेहद खराब लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरी नजर सीधे शेन शुयाओ पर टिक गई। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर जाना है तो तुम मेरा सहारा बनोगी। शेन शुयाओ ने भौहें सिकोड़ ली। वह साफ मना करने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी हल्की लाल हुई आंखों पर पड़ी। वह कुछ पल चुप रही,
मैंने जिद भरे स्वर में पूछा, क्या बात है? मैंने गर्दन अकड़ाकर उसकी तरफ देखा और मन मजबूत करते हुए कहा, हान शियाओई के लिए तो तुम इतना सब कर सकती हो, लेकिन मुझे इन्फर्मरी तक ले जाना भी तुम्हें मंजूर नहीं। उसने हल्की सी ठंडी हंसी हंसी, फिर बिना कुछ कहे मेरे पास आई। पीछे से हान शियाओई उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे साथ लेकर चल पड़ी। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। कुछ कदम चलने के बाद मैं तड़प कर बोला, शेन शुयाओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? वह बिना रुके शांत आवाज में बोली, तुम्हें इन्फर्मरी ही तो जाना था। मैंने घबरा कर लार निकली, न जाने क्यों यह रास्ता मुझे इन्फर्मरी से ज्यादा किसी हत्या के बाद लाश छिपाने वाली जगह जैसा लग रहा था, लेकिन डर दिखाना मेरे किरदार के खिलाफ था। मैंने अकड़कर कहा, मैंने कहा था मुझे सहारा दो। शेन शुयाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बात सुन रही हो या नहीं? वह फिर भी चुप रही। अब मैं सचमुच झल्ला गया। शेन शुयाओ, क्या तुम बाहरी हो या गूंगी? मेरी बात सुनते ही उसने बर्फ जैसी ठंडी नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी आवाज वहीं रुक गई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। उसकी आंखों का वह भाव देखकर पहली बार मुझे भीतर से अपराध बोध महसूस हुआ। असल में मैं जानबूझकर उसके पुराने जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहता था, लेकिन मुझे अपने घमंडी किरदार का अभिनय भी निभाना था। मैंने धीमे स्वर में कहा, अरे तुमने ही तो मेरी बात अनसुनी की थी। मन ही मन मैं बुरी तरह घबरा चुका था। ये लड़की बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और है। कहीं सच में मुझे मार ही न डाले। आसपास लोगों की संख्या भी कम हो गई थी। उसे मेरी तरफ बढ़ते देखकर मैं अनायास ही एक कदम पीछे हट गया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस बेहद ठंडी आवाज में कुछ कहा और आगे बढ़ गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर भौहें सिकोड़कर उसके पीछे चल पड़ा। हम दोनों आखिरकार स्कूल की इन्फर्मरी पहुंच गए। डॉक्टर ने सूजन कम करने वाली मरहम निकालकर दे दी। तब जाकर मेरा सुस्त दिमागन पूरी तरह काम करने लगा। स्कूल के डॉक्टर ने बड़ी दिलचस्पी और मुस्कुराहट के साथ कहा, बस 36 युआन हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। यह मरहम दिन में कुछ बार लगा लेना, सूजन अपने आप उतर जाएगी। फिर उसने दोनों को देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तुम दोनों तो प्रेमी प्रेमिका लगते हो। झगड़ा हो जाए तो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। इतनी नाजुक सी लड़की होकर तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कैसे है? यह सुनकर शेन शुयाओ ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की पैंट की जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले। ज्यादातर 1-1 और 5-5 युआन के नोट थे। पैसे गिनते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। यह सुनकर भी उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वह मुझसे जरा भी संबंध नहीं रखना चाहती। नहीं, बस इतना सुनते ही मुझे चिढ़ हो गई। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, QR कोड स्कैन किया और मरहम के पैसे चुका दिए। फिर जानबूझकर थोड़ी ऊंची करके ताने भरे अंदाज में बोला, इतनी देर तक पैसे निकालने का नाटक मत करो। अगर खरीदने की औकात नहीं है तो दिखावा करने की भी जरूरत नहीं। मेरी बात सुनते ही स्कूल के डॉक्टर के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। माहौल अचानक थोड़ा अजीब सा हो गया, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि शेन शुयाओ शर्मिंदा होती है या नहीं। मगर उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वही ठंडी, भावहीन और शांत अभिव्यक्ति। उसने बिना कुछ कहे पैसे वापस अपनी जेब में रख लिए। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, वाह कितनी बेशर्म है। शायद अभी भी यही सोचकर राहत महसूस कर रही होगी कि मेरे ऊपर 36 युआन खर्च नहीं करने पड़े। आखिर मुझ पर 36 युआन खर्च करने में क्या चला जाता? क्या इतनी भी कंजूसी जरूरी है? तभी शाओलिंग की धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी, जरूरी है। ये 36 युआन उसके पूरे 2 दिन के खाने का खर्च है। 16-17 साल की लड़कियां अभी बढ़ने की उम्र में होती हैं। शेन शुयाओ अपने माता पिता को खोने के बाद से बिल्कुल अकेली रहती है। स्कूल ने उसकी ट्यूशन फीस तो माफ कर दी है, लेकिन बाकी सभी शुल्क उसे खुद भरने पड़ते हैं। अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा का खर्च उठाने के लिए वह पार्ट टाइम काम करती है। पैसे बचाने के लिए वह हमेशा सस्ती और पेट भरने वाली चीजें जैसे स्टीम्ड बन खाती है, लेकिन उसकी भूख भी कम नहीं है। रोज लगभग 20 युआन तो सिर्फ खाने पर खर्च हो ही जाते हैं। इस हिसाब से 36 युआन लगभग 2 दिन के भोजन के बराबर हैं। ये सुनकर मैं कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। अब समझ में आया, इतनी मुश्किल जिंदगी जीने वाली लड़की आखिर मेरी जबरदस्ती की मोहब्बत से क्यों इतनी परेशान रहती थी। जब हम दोनों कक्षा में पहुंचे तब तक आधी क्लास निकल चुकी थी। हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक एक छोटे कद के बुजुर्ग व्यक्ति थे। हम दोनों देर से पहुंचे छात्रों को देखकर उन्होंने पहले कुछ औपचारिक बातें कहीं और फिर अंदर आने की अनुमति दे दी। पहले ही पीरियड में देर से आने के कारण मुझे लगा था कि शायद खड़े होकर सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने खिड़की के पास वाली सीटों की तरफ नजर डाली। वहां शेन शुयाओ बैठी थी और उसके अंदर की तरफ हान शियाओई बैठा था। लियांग शुआन ने मुझे कई बार धीरे धीरे आवाज दी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मंच पर शिक्षक पूरे मन से पढ़ा रहे थे। इसी बीच लियांग शुआन मेरे पास झुककर फुसफुसाया, तुझे भी लगता है ना उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा और अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा, किसके बीच? उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, अरे शेन शुयाओ और क्लास मॉनिटर के बीच। मैं थोड़ा चौंका। क्लास मॉनिटर? हाँ, हान शियाओई, शायद यही नाम है, उसने अनिश्चित स्वर में जवाब दिया। मैं अचानक उसके और करीब झुक गया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। अगले ही पल वह
अपनी सीट से उछल कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी, क्या तू शेन शुयाओ का पीछा करने वाला है? जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, पूरी कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। चारों तरफ से सबकी नजरें एक साथ हमारी ओर घूम गईं। मैंने मन ही मन सोचा, अगर थोड़ा और जोर से बोलता तो शायद पूरा स्कूल भी सुन लेता। मैंने खिड़की की तरफ से आती टटोलती नजरों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की और जल्दी से लियांग शुआन को वापस बैठा दिया। फिर शिक्षक की ओर देखकर बोला, सॉरी सर, आप पढ़ाइए। शिक्षक नाराज होकर बोले, तुम लोगों ने क्लासरूम को क्या बाजार समझ रखा है? लेकिन उनकी डांट पूरी भी नहीं हुई थी कि छुट्टी की घंटी बज गई। उन्होंने किताब बंद की और दरवाजे पर रुककर कहा, शेन शुयाओ, मेरे साथ ऑफिस चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। खिड़की के पास बैठी शेन शुयाओ शांत चेहरे के साथ उठी और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। उधर लियांग शुआन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपराध बोध से बोला, तू जानता है, मुझसे कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी कहानी के मुताबिक मुझे सबसे पहले शेन शुयाओ का पीछा करना ही है। हम दोनों की पहचान और लोकप्रियता को देखते हुए सिर्फ हमारी क्लास ही नहीं, जल्द ही पूरे हाई स्कूल को यह बात पता चलने वाली है। बस फर्क इतना है कि आज पता चले या कुछ दिन बाद। दूसरे पीरियड की तैयारी की घंटी बज चुकी थी, लेकिन शेन शुयाओ अभी तक वापस नहीं आई थी। वह पूरे प्रांत की टॉपर बनने की सबसे मजबूत उम्मीदवार थी। ऐसे में क्लास टीचर ने उसे प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से दूर रहने की सलाह जरूर दी होगी। क्लास शुरू होने की घंटी बजते ही वह वापस आई और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके तुरंत बाद अंग्रेजी की शिक्षिका भी कक्षा में आ गई। उनकी अंग्रेजी बेहद साफ, मधुर और धारा प्रवाह थी। शेन शुयाओ पूरी एकाग्रता से सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 10 मिनट बीत गए और उसे एक भी शब्द याद नहीं रहा। उसके दिमाग में बार बार क्लास टीचर की बातें गूंज रही थीं। शेन शुयाओ, तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग स्कूल में जिंदगी के हर रंग का अनुभव करने आते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास पूरी ताकत से आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। ये दोनों तरह के लोग दो समानांतर रेखाओं की तरह हैं, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। अगर किसी पल जबरदस्ती उनका रास्ता एक हो भी जाए तो अंत में वे फिर पहले से भी ज्यादा दूर हो जाती हैं। शेन शुयाओ यह सच बचपन से जानती थी, इसीलिए उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया था, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वैसे भी वह मुझे पसंद नहीं करती थी, और अगर किसी चमत्कार से वह मुझे पसंद भी करने लगे, तब भी वह किसी के लिए अपने सपनों से समझौता नहीं करती। उसकी नजर में मेरे जैसा अमीर घर का बिगड़ैल लड़का शायद सिर्फ कुछ दिनों के जोश में यह सब कह रहा था। जब उसे ठुकरा दिया जाएगा तब बस उसका अहंकार ही चोट खाएगा। दिन का आखिरी पीरियड खेल कूद का था। मैं खुले स्टैंड पर बैठा आराम से आइस पॉप चबा रहा था। दूसरे वर्ष की वॉलीबॉल टीम की कप्तान बार बार चोरी छिपे मेरी तरफ देख रही थी। तभी लियांग शुआन आकर मेरे बगल में बैठ गया। वह ईर्ष्या भरे स्वर में बोला, इतना खूबसूरत चेहरा, काश अगले जन्म में मुझे भी ऐसा चेहरा मिले। मैंने आइस पॉप खाना बंद किया। सामने देखा तो वॉलीबॉल टीम की कप्तान फिर मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मेरा ध्यान जाते ही वह घबरा गई और गेंद अपने ही साथी की तरफ गलत दिशा में मार बैठी। मैंने नजर वापस खींच ली और मायूस बैठे लियांग शुआन से कहा, वो लड़की देखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन बास्केटबॉल नहीं, खेल में उतनी अच्छी नहीं लगती। उसकी टीम में होना भी आसान नहीं होगा। लियांग शुआन ने 2 बार नाक से आवाज निकाली और बोला, यंग मास्टर, आपको अच्छी तरह पता है कि उसका ध्यान क्यों भटका। फिर उसने वॉलीबॉल कप्तान की तरफदारी करते हुए धीरे से कहा, वैसे जियांग चेन, वह आमतौर पर बहुत शानदार खेलती है, कई पुरस्कार भी जीत चुकी है। मैं मुस्कुराया और उसे प्रोत्साहित करते हुए बोला, जाओ उसे पानी दे आओ, और हाँ, मौका मिले तो उसका संपर्क नंबर भी ले लेना। लियांग शुआन शर्म से हाथ हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझसे नहीं होगा। उसकी झिझक देखकर मैं निराश हो गया। इसमें इतना मुश्किल क्या है, बस मुंह खोलकर पूछना ही तो है। उधर वॉलीबॉल कोर्ट में प्रथम वर्ष की छात्राएं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर द्वितीय वर्ष की टीम के साथ एक मैत्रीपूर्ण मैच शुरू कर चुकी थी। मैंने अपनी नजर उनकी ओर घुमा दी। मैदान में मौजूद भीड़ के बीच मेरी नजर एक ही पल में शेन शुयाओ पर जाकर ठहर गई। वह बाकी लड़कियों से लगभग आधा सिर लंबी थी। उसकी खूबसूरत और संतुलित काया ऐसी थी कि अनायास ही किसी का भी दिल धड़क उठे। मैच शुरू होने के पहले 3 मिनट के भीतर ही उसकी टीम ने लगातार 2 अंक हासिल कर लिए। यह देखकर दूसरे वर्ष की छात्राएं बेचैन होने लगीं। टीम की कप्तान जिंग शियान का ध्यान भी बार बार भटक रहा था। वह खेलते खेलते बार बार स्टैंड की तरफ मुझे देखने लगती, लेकिन हर बार उसे यही दिखता कि मेरी नजर उस पर नहीं बल्कि किसी और पर टिकी हुई है। उसने मेरी नजर का पीछा किया और तभी उसकी निगाह शेन शुयाओ पर जाकर रुकी। उसी समय शेन शुयाओ ने हाथ उठाकर गेंद रिसीव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। जिंग शियान धीरे से अपनी एक साथी खिलाड़ी के कान में कुछ फुसफुसाई। अगली बार जब गेंद उनकी तरफ गई तो दूसरे वर्ष की लड़कियों ने जानबूझकर गेंद शेन शुयाओ के बाएं हिस्से की ओर भेजी। मैंने साफ देखा कि शेन शुयाओ एक पल के लिए ठिठक गई, बस वही कुछ सेकंड, और उसी वजह से वह सबसे अच्छा मौका खो बैठी। जब तक वह दोबारा अपनी स्थिति संभालकर बचाव करने पहुंची, तब तक गेंद जमीन को छू चुकी थी। पूरा मैदान तालियों और शोर से गूंज उठा। इसके बाद आने वाली लगभग हर गेंद के साथ यही हुआ। दूसरे वर्ष की छात्राएं
लगातार शेन शुयाओ को ही निशाना बना रही थी। हालांकि जेंग शियान खुद सीधे इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन जिसे भी आंखें थीं, वह समझ सकता था कि वह अपनी टीम की इस हरकत को मौन स्वीकृति दे रही थी। हाफ टाइम हो गया। दूसरे वर्ष की टीम आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए मैदान से बाहर चली गई। वहीं दूसरी ओर प्रथम वर्ष की लड़कियों के चेहरों पर असहजता साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से कई नाराज नजरों से शेन शुयाओ को घूरती हुई मैदान से बाहर गईं और जाते जाते भी उसकी शिकायत करती रही। मैंने देखा कि हान शियाओई हाथ में मिनरल वाटर की बोतल लिए चिंतित चेहरे के साथ उसके पास आया और उससे कुछ कहा। शेन शुयाओ ने बस सिर हिलाकर मना कर दिया। हान शियाओई निराश होकर वापस लौट गया। कुछ ही देर बाद दूसरा हाफ शुरू हो गया। दूसरे वर्ष की टीम ने फिर वही पुरानी रणनीति अपनाई। पहले वर्ष की छात्राएं लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थीं। उन्हें लगने लगा था कि जब तक शेन शुयाओ को ही लगातार निशाना बनाया जाएगा तब तक जीतना असंभव है। तभी जैसे ही गेंद जमीन पर गिरने वाली थी, अचानक पूरे मैदान से हैरानी भरी आवाजें उठी। शेन शुयाओ ने आखिरी क्षण में गेंद को बचा लिया। उसने तुरंत पलटवार किया और बैकहैंड शॉट से गेंद सीधे विरोधी टीम के कोर्ट में पहुंचा दी। सचमुच इतनी तेज बुद्धि वाली छात्रा से यही उम्मीद की जा सकती थी। सिर्फ हाफ टाइम के छोटे से अंतराल में उसने विरोधियों की चाल का जवाब ढूंढ लिया था। सिर्फ मैं ही नहीं, वहां मौजूद बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। अंतिम सीटी बजी। शेन शुयाओ की टीम जीत चुकी थी। जेंग शियान ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, लेकिन उसके स्वर में जरा भी सच्चाई नहीं थी। उसके भीतर तो गुस्सा उबल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह शेन शुयाओ को चीर कर रख देना चाहती हो। पूरा खेल, मैदान लड़कों की उत्साहित चीखों और लड़कियों की तालियों से गूंज रहा था। लेकिन इस शोर के बीच शेन शुयाओ का वह बायां कान, जो सामान्यतः कुछ सुन ही नहीं पाता था, अचानक तेज दर्द से धड़कने लगा। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसके मन में अपने प्रति गहरी घृणा भरने लगी। इसी बीच एक लड़का शर्माते हुए उसके लिए पानी लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसने ऊपर देखा तो शेन शुयाओ वहां से जा चुकी थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब वह कई लोगों की ईर्ष्या और नाराजगी का कारण बन चुकी है। पेड़ों की छाया वाले रास्ते पर चलते हुए भी उसका बायां कान लगातार दर्द से धड़क रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने नाखुश होकर पीछे मुड़कर देखा। मुझे देखते ही उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने जानबूझकर उसके इस बेरुखे व्यवहार को नजरअंदाज किया और अभी अभी खरीदी हुई मिनरल वाटर की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। ये मैंने खास तुम्हारे लिए खरीदी है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब से छोटा सा अंग्रेजी शब्दों वाला नोटबुक निकाला और पढ़ने लगी। मेरी नजर अनायास ही उस ठंडी पानी की बोतल पर चली गई। बोतल की सतह पर जमी छोटी छोटी पानी की बूंदें मेरी उंगलियों को ठंड से लाल कर रही थीं। फिर भी मैं जिद पकड़े खड़ा रहा और बोतल वापस नहीं ली। शेन शुयाओ की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने शब्दों वाली कॉपी जोर से बंद की और ठंडी आवाज में बोली, मेरे लिए पानी खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो गए हैं? मुझे तुम्हारी कोई चीज नहीं चाहिए। मैंने तुरंत सफाई देते हुए कहा, तुमने हान शियाओई की मदद क्यों की? वह तुम्हारे सामने जानबूझकर अच्छा बनने का नाटक करता है। मैंने उसे परेशान भी नहीं किया था। वही जिद करके मेरा नाम लिखना चाहता था और अब उल्टा वही खुद को पीड़ित साबित कर रहा है। शेन शुयाओ के चेहरे पर साफ लिखा था कि वह मेरी बातें सुन सुनकर थक चुकी है। उसे मेरे जैसे बिगड़ैल अमीर लड़के से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने बस शांत स्वर में कहा, तुम जैसा सोचकर खुश रहना चाहते हो वैसे ही सोचो। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैंने उसकी यूनिफॉर्म की बांह पकड़ ली। उसने नीचे देखा। मेरी उंगलियां उसकी आस्तीन को कसकर पकड़े थीं। अब उसकी झुंझलाहट और बढ़ गई। छोड़ो। लेकिन मैं जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। नहीं, मुझे अभी तुमसे कुछ और कहना है। जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मेरी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजर डाली। मैं इतना घबरा गया कि तुरंत उसकी बांह छोड़ दी, लेकिन ऊपर से अकड़ बनाए रखने के लिए फिर भी उसे घूरते हुए बोला, दो बातें ही तो करनी है। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारी जान मांग रहा हूं। शेन शुयाओ ने अपनी सिकुड़ी हुई आस्तीन को हल्के से सीधा किया, फिर मेरी तरफ देखकर ऐसी मुस्कुराई कि जैसे मेरी हरकत पर उसे यकीन ही ना हो। मैं मूल रूप से उससे पूछना चाहता था कि वह अपनी आस्तीन क्यों झाड़ रही है, लेकिन उसकी मुस्कान देखते ही मेरा सारा साहस गायब हो गया। मैंने धीरे से कहा, शेन शुयाओ, अपना संपर्क नंबर दे दो। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मेरे पास फोन नहीं है। मैं अवाक रह गया। कोई और थोड़ा भरोसेमंद बहाना नहीं मिल सकता था? आजकल बिना फोन के कौन रहता है? फिर तुम्हारे दोस्त तुमसे कैसे संपर्क करते हैं? शेन शुयाओ ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं वहीं खड़ा रह गया, उसे जाते हुए बस देखता रह गया। आखिर में मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, धत। स्कूल से घर लौटते समय लियांग श्वान ने मुझसे पूछा, कैसा रहा? मैंने उसे सारी बात बता दी और सचमुच हैरान होकर कहा, शेन शुयाओ सच में सबसे अलग है। मेरी बात सुनकर लियांग श्वान के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। वह बोला, लेकिन शेन शुयाओ तो क्लास के ग्रुप चैट में है। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला। असंभव, वो तो कह रही थी कि उसके पास फोन ही नहीं है। मैंने ग्रुप खोला, बस एक नजर में उसका अकाउंट मिल गया। अगले ही पल मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा।
लियांग शुआन को तनिक भी शक नहीं था कि इस समय मेरे मन में शेन शुयाओ का गला दबाने का ख्याल चल रहा होगा। तभी मेरी घर की कार सामने आ गई। वह जल्दी से बोला, भाई चेन, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, और मुझे सिस्टम को कोसते हुए अकेला छोड़कर चला गया। रात को खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। मैंने फिर से क्लास ग्रुप खोला, शेन शुयाओ की प्रोफाइल ढूंढी और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ ही सेकंड बाद रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। मैंने दोबारा भेज दी, उसने फिर मना कर दिया। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं लगातार उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता रहा। उधर शेन शुयाओ अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। गली पूरी तरह अंधेरी थी। सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी जेब में रखा फोन बीच बीच में हल्की सी आवाज कर रहा था। उसने होंठ भींचे और साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। घर पहुंचकर उसने साइकिल दरवाजे पर खड़ी की, ताला लगाया और जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला। कमरा बहुत छोटा था। हालांकि उसने उसे साफ सुथरा रखा था, लेकिन उसकी जर्जर हालत फिर भी साफ दिखाई देती थी। उधर फोन लगातार बजता ही जा रहा था। शेन शुयाओ ने हल्की झुंझलाहट के साथ फोन निकाला। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर से एक औरत की तीखी आवाज आई, शुयाओ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है, पहले दरवाजा खोलो। शेन शुयाओ की आंखों में एक पल के लिए झुंझलाहट चमकी। फिर उसने दरवाजा खोल दिया। वह विनम्र लेकिन दूरी बनाए रखते हुए बोली, मौसी, कोई काम था? मध्यम उम्र की उस औरत के चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी। वह बोली, मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, लेकिन तुमने उठाया ही नहीं। तुम्हारी छोटी बहन यिंगिंग अगले साल हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा देने वाली है। तुम्हें तो पता ही है उसकी पढ़ाई कैसी है। तुम्हें उसे पढ़ाना पड़ेगा। शेन शुयाओ को अपनी इस लालची मौसी से कभी लगाव नहीं रहा था। उसने बिना भाव बदले कहा, मेरे पास समय नहीं है। ये सुनते ही औरत का चेहरा उतर गया। क्या मतलब समय नहीं है? वीकेंड पर भी फुर्सत नहीं मिलती। शेन शुयाओ ने ठंडे स्वर में कहा, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। औरत ने हाथ बांध ली। अब उसके चेहरे से बनावटी अपनापन पूरी तरह गायब हो चुका था। वह बोली, ऐसा करते हैं, शनिवार और रविवार की दोपहर तुम अपनी बहन को पढ़ा दिया करो, मैं तुम्हें ट्यूशन की फीस दूंगी। शेन शुयाओ कुछ पल तक चुप रही। उसने न हाँ कही न ना। औरत ने इसे उसकी सहमति समझ लिया। वह तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ मुड़ी और चली गई। देखते ही देखते सप्ताहांत आ गया। मैं शाओलिंग द्वारा दिए गए पते पर पहुंचा। एक मिल्क टी की दुकान में मैंने शेन शुयाओ को किसी की कॉपी जांचते हुए देखा। उसके सामने बैठी शाओ यिंगिंग बेहद उबे हुए चेहरे के साथ प्रश्न हल कर रही थी। मैं हैरान रह गया। शेन शुयाओ किसी को ट्यूशन पढ़ा रही है? क्या वह अकेली रहने वाली, किसी से मेलजोल न रखने वाली लड़की नहीं थी? मैं मिल्क टी शॉप के अंदर गया, अपने लिए हल्की फ्रूट टी मंगाई। फिर चुपचाप शाओ यिंगिंग के पीछे जाकर उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया। माफ कीजिए, जरा हटिए, मुझे यहाँ बैठना है। सामने बैठी शाओ यिंगिंग, जो टेस्ट पेपर को गहरी झुंझलाहट से घूर रही थी, पहले तो भौहें चढ़ाकर कुछ गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसकी सख्त मुद्रा तुरंत ढीली पड़ गई। वह हल्का सा हकलाते हुए बोली, ठीक है। मैंने थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाई और हाथ में पकड़ी रसीद उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम जाकर इंतजार करो, ड्रिंक तैयार हो जाए तो मेरे पास ले आना। मेरी नजर शुरू से आखिर तक सिर्फ शेन शुयाओ पर टिकी रही, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। शाओ यिंगिंग को अब समझ आ चुका था कि यह खूबसूरत लड़का उसके लिए नहीं आया है। फिर भी वह साफ मना नहीं कर सकी। उसने अपनी चचेरी बहन की तरफ एक नाराज नजर डाली और मन मारकर मिल्क टी लेने चली गई। मैंने कुर्सी खींचकर शेन शुयाओ के बिल्कुल पास बैठने की जगह बना ली। फिर बेचैनी से आगे बढ़कर उसके हाथ में पकड़ा काला पेन छीन लिया। शेन शुयाओ की उंगलियां एक पल को ठिठकी, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया, बस चुपचाप पेन छोड़ दिया और मुझे लेने दिया। मेरे होंठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने हिम्मत बढ़ाते हुए उसके और भी करीब खिसकना शुरू कर दिया। अचानक शेन शुयाओ अपनी सीट से उठी और बिना कुछ कहे मिल्क टी शॉप से बाहर निकल गई। मैं भी तुरंत उसके पीछे पीछे चला गया। दुकान से थोड़ा दूर एक मोड़ पर जाकर वह रुक गई। आखिरकार उसने कदम रोक दी। उसकी आवाज पूरी तरह सपाट थी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मैंने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, तो क्या हुआ? तुम किसे पसंद करती हो या नहीं करती, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने पूरे घमंड के साथ कहा, शेन शुयाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। उसका चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मैंने एक बिगड़ैल अमीर घर के लड़के का अभिनय पूरी तरह निभाते हुए कहा, इतना भी एहसान फरामोश मत बनो। मेरी शक्ल, मेरा परिवार, न जाने कितने लोग हैं जो मेरी एक नजर पाने के लिए तरसते हैं। शेन शुयाओ ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि जैसे उनमें कोई गर्माहट बची ही ना हो। उसने धीमे लेकिन बेहद सख्त स्वर में कहा, जिसे तुम्हारा साथ चाहिए उसी के पास जाओ। तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारे परिवार के पास कितनी ताकत है, इनमें से किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर वह मुड़ी और वापस मिल्क टी शॉप में चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उधर शाओ यिंगिंग दोनों हाथों से सावधानी से मिल्क टी पकड़े खड़ी थी। शेन शुयाओ को लौटते देख उसने तुरंत उसके पीछे झांक कर देखा, लेकिन जिसे देखने की उम्मीद थी वह वहां नहीं था। वह कुछ पूछने ही वाली थी कि शेन शुयाओ के चेहरे की ठंडी आभा देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। शेन शुयाओ अपनी साइकिल लेकर जाने लगी। अब शाओ यिंगिंग खुद को रोक नहीं पाई। उसने जल्दी से पूछा, कल वाली ट्यूशन में
क्या वो लड़का फिर आएगा? इस समय शेन शुयाओ की नजर सर्दियों की सबसे ठंडी हवा जैसी थी। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे नोट्स तुम्हारी किताब में रख दिए हैं, आज के बाद कोई ट्यूशन नहीं होगी। शाओ यिंगयिंग घबरा गई। इसका क्या मतलब है? तुमने तो मेरी मम्मी से वादा किया था, उन्होंने तुम्हें ट्यूशन की फीस भी देने की बात कही थी। शेन शुयाओ को अंदाजा नहीं था कि उसकी मौसी ने बात को कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया था। उसने सपाट आवाज में कहा, मैंने कभी हाँ नहीं कही थी, आज सिर्फ नोट्स देने आई थी, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस रिश्ते से पूरी तरह दूरी बना लेना चाहती हो। शाओ यिंगयिंग अचानक गुस्से में भर गई। तुम्हें क्या लगता है एक घटिया सी नोटबुक देकर तुम उस एहसान का बदला चुका दोगी जब बचपन में तुम हमारे घर में रहती थी, हमारा खाना खाती थी? कोई हैरानी नहीं कि मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि तुम बेहद पत्थर दिल हो। अच्छा ही हुआ कि आज तुम्हारे पास कोई अपना नहीं है। शेन शुयाओ पहले तो जाने के लिए मुड़ गई थी, लेकिन यह सुनकर वह फिर पलटी। उसने बिल्कुल सामान्य लहजे में पूछा, मेरे माँ बाप की मौत के बाद जो मुआवजे के पैसे मिले थे उन्हें खर्च करके मजा आया? यह सवाल इतना अचानक था कि शाओ यिंगयिंग स्तब्ध रह गई। वह कुछ पल तक वहीं जड़ होकर खड़ी रही। मैंने उसके सामने हाथ हिलाकर कहा, सुन रही हो? तब जाकर उसकी तंद्रा टूटी। मैंने अधीर होकर पूछा, शेन शुयाओ कहाँ गई? शाओ यिंगयिंग के चेहरे के भाव एक ही पल में कई बार बदल गए। मैंने मन ही मन बड़बड़ाया, फिर चली गई। फिर मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम उसकी चचेरी बहन हो ना, उसे अच्छी तरह जानती होगी। वह कुछ पल झिझकी। मैंने आगे पूछा, क्या तुम्हें पता है उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं, या उसने कभी किसी का जिक्र किया है? शाओ यिंगयिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं। मुझे उम्मीद थी कि शायद वह हान शियाओई का नाम लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं थोड़ा निराश हुआ। फिर मैंने पूछा, तो कम से कम उसका घर कहाँ है, ये तो पता होगा। आखिरकार मुझे शाओ यिंगयिंग से शेन शुयाओ का पता मिल गया। उसी समय मेरे दिमाग में एक नया विचार आया। मैंने शेन शुयाओ को लगातार महंगे तोहफे भेजने शुरू कर दिए। 1 लाख युआन से भी महंगी घड़ी, 10,000 युआन से ज्यादा कीमत वाले जूते, कपड़े, जो भी चीज मुझे लगता कि उस पर अच्छी लगेगी मैं बिना सोचे खरीद लेता, फिर सीधे उसके घर भिजवा देता। यही था एक घमंडी अमीर लड़के का प्यार जताने का तरीका, सीधा, बिना किसी झिझक के और पूरी तरह दबाव डालने वाला। लेकिन सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही शेन शुयाओ स्कूल के हॉस्टल में रहने चली गई और मेरे भेजे हुए सारे तोहफे जैसे के तैसे वापस लौट आए। मैं उन सभी बंद पड़े पार्सलों को घूरता रह गया, एक भी डिब्बा खोला नहीं गया था। मैंने दांत भींचते हुए एक एक शब्द बोलकर कहा। शाओलिंग झुंझलाकर बोला, तुम्हें सच में जाकर भाषण देना सीखना चाहिए। क्या क्या बकवास करते रहते हो? मैंने पूरे स्कूल में धूमधाम से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे स्कूल में फैल गई कि जियांग परिवार का अमीर बेटा स्कूल की सबसे गरीब और मशहूर लड़की शेन शुयाओ के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है। उधर हान शियाओई क्लास में बैठा किताब पर बार बार अपनी पेन की नोक मार रहा था। उसका ध्यान कहीं और था। उसके पास बैठी शेन शुयाओ हमेशा की तरह शांत दिखाई दे रही थी। घंटी बजी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पूछा, सुना है जियांग चेन तुम्हारा पीछा कर रहा है? शेन शुयाओ ने हल्की सी भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, जैसे ये बात उसके लिए बिल्कुल महत्व नहीं रखती। लेकिन न जाने क्यों हान शियाओई के मन में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। फिर उसे याद आया कि अब शेन शुयाओ हॉस्टल में रहने लगी है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वो बोला, क्या आज शाम साथ में डिनर करेंगे? मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ, तुम्हें अच्छी जगहों का पता बता सकता हूँ। शेन शुयाओ ने शायद उसके चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस ही नहीं किया। उसने विनम्रता से कहा, जरूरत नहीं, आज रात मेरी छुट्टी है। हान शियाओई का चेहरा थोड़ा खिल उठा। वह तुरंत बोला, तो फिर अगली बार साथ चलते हैं। शेन शुयाओ की आंखों में हल्की सी झिझक उभरी। वह मना करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने अपनी बात रोक ली। अगली बार, इतना सुनते ही हान शियाओई के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। लेकिन उसी क्षण उनकी मेज पर किसी ने जोर से हाथ पटका। मेरी गुस्से से भरी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंज उठी, इसमें ऐसा क्या खास है? शेन शुयाओ, मेरे साथ नहीं चलोगी और इस गरीब लड़के के साथ चली जाओगी? कुछ ही दिनों बाद मैं फिर से उसी दृश्य के बीच खड़ा था जहां कहानी का खलनायक सहायक पात्र नायक को परेशान कर रहा था। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। शाओलिंग, मैं सच में बहुत बुरा इंसान हूँ। शाओलिंग तो हमेशा मुझे अपनी तारीफ करते सुनने का आदी था, लेकिन पहली बार उसने मुझे खुद को बुरा कहते सुना। वह थोड़ा असहज होकर बोला, तुम सिर्फ कहानी के अनुसार अभिनय कर रहे हो। मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैं इससे भी ज्यादा बुरा बन सकता हूँ। उधर हान शियाओई बेहद आहत दिखाई दे रहा था। मैंने उसे तिरस्कार से देखते हुए कहा, तो तुम हो हान शियाओई, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मुकाबला करने के लायक हो? फिर मैंने नजर शेन शुयाओ की ओर घुमाई। क्या तुम बोल नहीं सकती? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने इसे क्या जवाब दिया? तुम दोनों का रिश्ता क्या है? जब मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए कहता हूँ तब तुम मना कर देती हो, लेकिन जैसे ही ये कहता है तुम तुरंत मान जाती हो। आसपास बैठे सभी सहपाठी उत्सुकता से हमारी तरफ देखने लगे। शेन शुयाओ की झुंझलाहट अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, जियांग चेन, क्या तुम्हारा ये तमाशा अब खत्म नहीं हुआ? उसके अचानक पलटकर जवाब देने से मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। उधर हान शियाओई ने हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, जियांग चेन, हो सकता है परिवार और रूप रंग में मैं तुम्हारा मुकाबला न कर सकूं, लेकिन इंसानियत और संस्कारों के मामले में जरूरी नहीं कि तुम मुझसे बेहतर हो। शेन शुयाओ का पक्ष लेते हुए हान शियाओई ने पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरा और शेन शुयाओ का रिश्ता क्या है
इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हम दोनों के बीच क्या बात होती है उसमें दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, आसपास खड़े छात्रों के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट और मजाक उड़ाती हंसी गूंजने लगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने शेन शुयाओ की तरफ देखते हुए पूछा, शेन शुयाओ, क्या तुम भी सच में यही सोचती हो? वो कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकें उठाई और बिल्कुल शांत स्वर में बोली, अगर मैं सबके सामने हाँ कह दूं तो। उस एक जवाब ने जैसे मुझे सबके सामने अपमानित कर दिया। मैंने उसी समय क्लास छोड़ दी। सड़क किनारे मसालेदार हॉटपॉट की दुकान में जोर से छोटी सी प्लास्टिक की स्टूल पर बैठ गया। भैया एकदम ज्यादा तीखा और ज्यादा सुन्न कर देने वाला बनाइए। दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है। मैंने खुशी खुशी कोला का एक कैन खोला और लंबा घूंट भर लिया। क्लास बंक करके सड़क किनारे बैठकर मसालेदार हॉटपॉट खाना और साथ में ठंडी कोला पीना, इससे बढ़िया और क्या हो सकता था। मेरी गिरगिट जैसी अभिनय क्षमता देखकर शाओलिंग अपनी आंखें घुमाने की इच्छा बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। उसने धीरे से कहा, आवाज कम रखो, अगर कोई जान पहचान वाला देख लेगा तो तुम्हारा पूरा किरदार टूट जाएगा। भला किसने किसी अमीर घर के बिगड़ैल नौजवान को सड़क किनारे बैठकर मसालेदार हॉटपॉट खाते देखा है? मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक से नूडल्स उठाए और मुंह में डाल ली। आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। वाह, दुकानदार सच में दिलदार है। मिर्च बिल्कुल खुलकर डाली है। मैं तीखेपन की वजह से आंसू बहाते हुए भी मजे से खाता रहा। नाक भी लाल हो चुकी थी। इसी बीच मैंने सिर उठाया और सामने किसी को बैठा देखकर बुरी तरह चौंक गया। मिर्च सीधे गले में अटक गई। मैं जोर जोर से खांसने लगा। आंखों से आंसू बह निकले। सामने बैठी लड़की ने तुरंत मिनरल वाटर की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और मेरे हाथ में रख दी। उसकी आवाज में साफ चिंता झलक रही थी। आप ठीक हैं? माफ कीजिए, मेरा आपको डराने का बिल्कुल इरादा नहीं था। मैंने गौर से देखा। ये जेंग शियान थी, वही लड़की जो खेल के मैदान में मुझे पहली नजर में पसंद करने लगी थी। वह झेंपते हुए बोली, मैंने देखा कि आप इतने ध्यान से खा रहे थे, इसलिए बिना कुछ कहे आकर बैठ गए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जोर से चौंक जाएंगे। मैं मन ही मन बुदबुदाया, तो मतलब मैं ही ज्यादा डरपोक निकला? मैंने उसे घूरते हुए रूखे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तब जेंग शियान को याद आया कि उसने अभी तक अपना परिचय ही नहीं दिया था। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं 11वीं कक्षा के सेक्शन 8 से हूँ। पिछली बार पीटी क्लास में हम मिले थे। उसने दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया। भले ही आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। हेलो, मेरा नाम जेंग शियान है। मैंने बस हल्की सी हूँ की आवाज निकाली, लेकिन उससे हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जेंग शियान ने झेंपते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। माहौल बदलने के लिए उसने पूछा, जियांग चेन, अभी तो क्लास चल रही है, आप बाहर क्या कर रहे हैं? मैंने चिढ़कर पलटकर पूछा, तो तुम भी तो क्लास में नहीं हो? उसने सच सच जवाब दिया, मैंने छुट्टी ले रखी है। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह यहाँ क्यों आई है। मैंने बस ठंडा सा ओह कहा। मेरे बेरुखे व्यवहार से वह कुछ पल के लिए असहज हो गई, फिर जल्दी से नया विषय छेड़ दिया। क्या आपने लवर्स स्लोप का नाम सुना है? मैंने पहली बार थोड़ा ध्यान दिया। ये देखकर वह और उत्साहित हो गई। उसने वहां की कई बातें विस्तार से बतानी शुरू कर दी। मैंने मुस्कुराकर छेड़ा, लगता है तुम्हें इस जगह का अच्छा खासा अनुभव है। वह तुरंत घबरा गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने भी बस दूसरों से सुना है, ऐसी जगहों का मुझे कोई अनुभव नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, अच्छा। उसे समझ आ गया कि मैं उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा। वह बेचैन हो उठी। उसे डर था कि कहीं मेरी नजर में उसकी बनाई हुई सभ्य और सौम्य छवि टूट न जाए। तभी जैसे उसे कुछ याद आया, वह बोली, हाँ, कल मेरी एक दोस्त बता रही थी कि उसने तुम्हारी क्लास की शेन शुयाओ को लवर्स स्लोप पर देखा था। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक वहीं रुक गई। जेंग शियान ने आगे कहा, उसके साथ एक लड़का भी था, काफी हैंडसम था, शायद उसका बॉयफ्रेंड। मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने हॉट पॉट भी पूरा नहीं खाया। गुस्से में उठते हुए पूछा, वो लड़का हान शियाओ ही था? जेंग शियान ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन मेरे चेहरे का गुस्सा देखकर उसने जानबूझकर अस्पष्ट जवाब दिया, मेरी दोस्त ने बताया था, शायद वही था। बस इतना सुनना था कि मैंने जोर से मेज पर हाथ पटका और तुरंत स्कूल की तरफ भाग पड़ा। जेंग शियान कुछ पल तक हैरान बैठी रही। जब उसे होश आया तब तक मैं जा चुका था। वह भी जल्दी से मेरे पीछे दौड़ी, लेकिन दुकान से बाहर निकलते ही मालिक ने उसे रोक लिया। अरे, पैसे तो देते जाइए। वो पूरी तरह उलझ गई। कौन से पैसे? दुकानदार ने अधीर होकर कहा। कुल 43 युआन हुए हैं। दुकानदार की शक भरी नजरों के बीच उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से मोबाइल निकालकर क्यूआर कोड स्कैन किया और पैसे चुकाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिस इंसान के पीछे वह आई थी उसकी झलक तक कहीं नहीं थी। जेंग शियान निराश होकर वहां से चली गई। उसी समय दुकान के कोने के पीछे छिपा मैं आराम से बाहर निकल आया। मैंने मन ही मन कहा, किसने कहा था कि मेरे खाने के बीच में आकर परेशान करे? इसे मेरी तरफ से अपने लिए माफी समझ ले, थोड़ा सा पैसा खर्च करके। शाओलिंग ने मुझे बेशर्म कहकर डांटा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से मोबाइल निकाला और शेन शू याओ का नंबर ढूंढ लिया। शाओलिंग ने थके हुए स्वर में पूछा, अब क्या करने वाले हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। कोई तो बड़ी मेहनत करके मेरे पास शेन शुयाओ की शिकायत लेकर आया है। अगर मैं कोई प्रतिक्रिया ही न दूं तो किरदार कैसे निभेगा? अब मुझे पता चल चुका है कि आज रात शेन शुयाओ और हान शियाओई लवर्स स्लोप जाने वाले हैं। ऐसे में मुझे अपने किरदार के हिसाब से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर मैंने उसे फोन लगा दिया। घंटी कई बार बजी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। करीब 12 बजने वाले थे। ये क्लास का समय भी नहीं था। स्पष्ट था कि शेन शुयाओ
जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रही थी। शाओलिंग ने याद दिलाया, वह स्कूल की सबसे होशियार छात्रा है, ऐसी लड़की पढ़ाई के समय फोन साथ नहीं रखती होगी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। लगातार कॉल करता रहा। आखिर 5वीं कॉल पर फोन उठ गया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। मैंने बिना भूमिका बांधे पूछा, कल रात तुम कहाँ थी? दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, क्या उससे तुम्हारा कोई संबंध है? मैंने उसकी बेरुखी को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। फोन के उस पार से हल्की सी तिरस्कार भरी सांस सुनाई दी। मैंने होंठों का किनारा हल्का सा मोड़ा। एक पेशेवर अभिनेता होने के नाते मुझे अपना किरदार पूरी तरह निभाना था। मैंने व्यंग्य से कहा, वो हान शियाओई ही है ना? शेन शुयाओ। तुम्हारी पसंद सच में बहुत खराब है। उधर शेन शुयाओ तुरंत समझ गई कि इस बिगड़ैल अमीर लड़के ने पूरी बात गलत समझ ली है, लेकिन उसके पास इतनी भी ऊर्जा नहीं बची थी कि वह सफाई देती। उसकी चुप्पी को मैंने उसकी स्वीकारोक्ति समझ लिया। मैंने दांत भींचकर धमकी दी, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही फोन कट गया। फोन कटने के बाद भी शेन शुयाओ काफी देर तक चुपचाप खड़ी रही। प्राचीन सांस्कृतिक बाजार की गली में मैंने हाथ में पकड़ी ग्रिल्ड स्क्विड खत्म की, हाथ झाड़े, और मैंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। अचानक हम हीरो के घर क्यों जा रहे हैं? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? सिस्टम पूरी तरह उलझन में था। मैं मन ही मन मुस्कुराया, तुम सच में बड़े भोले हो। मैं दया करके तुम्हें समझा देता हूँ। जाहिर है मैं वही कर रहा हूँ जो एक निर्दयी खलनायक सहायक पात्र को करना चाहिए। अब मैं शेन शुयाओ को अपना शिकार मान चुका हूँ और हान शियाओई साफ साफ मेरी लड़की को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर मुझे भी वही करना होगा जो एक विलन करता है, वरना यह मिशन कभी पूरा नहीं होगा। शाओलिंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। क्या सच में ऐसा करना ठीक रहेगा? लेकिन कोई चेतावनी की आवाज नहीं आई। इसका मतलब था कि यह स्वीकार्य था। जब तक किरदार अपने मूल स्वभाव से बाहर नहीं जाता, सब ठीक है। सिस्टम इंसानों की तरह जटिल नहीं था। एक बार तर्क समझ आने के बाद उसने बिना विरोध किए मेरा साथ देना शुरू कर दिया। मैं अचानक चलते चलते रुक गया और सिर घुमाकर देखा। एक बेहद प्यारी तिरंगे रंग की बिल्ली का बच्चा लगातार म्याऊं म्याऊं कर रहा था। उसी समय दुकान के भीतर से लगभग 22-23 साल की एक युवती बाहर आई। उसने बनावटी गुस्से से खांसते हुए बिल्ली की ओर उंगली उठाकर कहा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बसंत आते ही क्या आसमान सिर पर उठा लोगे? इतनी हिम्मत कब से आ गई तुम्हारी? उसका अंदाज देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो यही है कहानी की बेचारी महिला सहायक पात्र? शाओलिंग ने तुरंत मुझे डांटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे परिवार के दिवालिया होने में इसी लड़की का बहुत बड़ा हाथ है। किसने कहा था कि हीरो से दुश्मनी लो? मुख्य पात्र का भाग्य कोई मजाक नहीं होता। भले ही उसका जन्म एक साधारण और दुखों से भरे परिवार में हुआ हो, लेकिन उसे चाहने वाले हर इंसान पिछले से ज्यादा ताकतवर निकलते हैं। उसने आगे समझाया, लू वेंशन, जो बचपन से ही हीरो की पड़ोसन और बड़ी बहन जैसी रही है, असल में एक बहुत बड़े अमीर परिवार की नाजायज बेटी है। उसने अपनी असली पहचान छिपाकर यहीं रहना चुना। धीरे धीरे वह दयालु और आकर्षक हान शियाओई से प्यार करने लगी, लेकिन हान शियाओई पहले से किसी और को चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप अपने प्यार को दिल में दबा लिया। बाद में उसने दोनों के रिश्ते की रक्षा की। सिर्फ हान शियाओई की खुशी के लिए वह अपने अमीर परिवार में वापस चली गई। फिर उसी ने जियांग परिवार को दिवालिया करवाया और शेन शुयाओ को तुम्हारी जबरदस्ती की मोहब्बत से बचाया। मैं हैरानी से ताली बजाने लगा। वाह, क्या महान और निस्वार्थ प्रेम है। मैं दुकान के सामने जाकर बोला, मैडम, मुझे किसी के बारे में पूछना है। ये सुनकर लू वेंशन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। गोद में बिल्ली उठाए उसने मेरी तरफ देखा। फूलों की छांव के नीचे खड़ा लड़का हल्के से ठोड़ी उठाए उसे देख रहा था। मेरी शक्ल देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन अगले ही क्षण उसके चेहरे पर फिर वही सामान्य भाव लौटा। उसने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ के लोगों को ज्यादा नहीं जानती, आप किसी और से पूछ लीजिए। मैं मन ही मन बोला, अगर किसी और से पूछ लूंगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? मैंने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। हान शियाओई, क्या तुम उसे जानती हो? सुना है उसका घर यहीं कहीं है। उस समय तक लू वेंशन हान शियाओई को सिर्फ छोटे भाई की तरह देखती थी। उसे अभी यह भी पता नहीं था कि हान शियाओई किसी दूसरी लड़की के करीब आ चुका है। मैंने जानबूझकर कहा, वह इन दिनों एक लड़की के साथ बहुत नजदीक है। उस लड़की का नाम शेन शुयाओ है। लू वेंशन का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उसने सपाट स्वर में कहा, स्कूल के दिनों में वह घर नहीं आता। मैं अधीर हो गया। बस मुझे उसका पता बता दो। मेरे चेहरे से साफ झलक रहा था कि मेरा इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। लू वेंशन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकती। ये सुनते ही मैंने नाराज होकर कहा, ठीक है, मत बताओ। यहाँ सिर्फ तुम्हारी ही दुकान नहीं है, मैं किसी और से पूछ लूंगा। इतना कहकर मैं तुरंत बगल वाली दुकान में चला गया। वहां के दुकानदार ने मेरा चेहरा देखते ही मुस्कुराकर रास्ता बता दिया, यहाँ तक कि बाहर निकलकर दिशा भी समझाई। उधर लू वेंशन अभी भी अपनी दुकान की सीढ़ियों पर खड़ी थी। जाते जाते मैंने उसे विजयी मुस्कान के साथ भौं उठाकर देखा। मैं एक सुनसान गली से होकर गुजरा। कुछ देर बाद एक पुराने से छोटे मकान के सामने आकर रुक गया। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि भीतर से दरवाजा खुल गया। सामने लगभग 40 वर्ष से कम उम्र की एक महिला खड़ी थी। उसने अकेले ही अपने बेटे को बड़ा किया था। समय ने उसके सुंदर चेहरे पर कई थकान भरे निशान छोड़ दिए थे। उसने मेरी स्कूल यूनिफॉर्म और बैज देखा। फिर उसके चेहरे पर उलझन के साथ हल्की चिंता उभर आई। क्या तुम शियाओई के स्कूल के छात्र हो? क्या स्कूल में मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अपने पिछले जीवन में मैं एक अनाथ था। मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला।
इसलिए उसके चेहरे पर बेटे की चिंता देखकर मेरे मन में एक अजीब सी भावना उभर आई। जो कठोर बातें मैं कहने आया था वे अचानक गले में अटक गईं। जब उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा सुरक्षित है, उसने राहत की सांस ली। फिर हैरानी से पूछा, तो फिर तुम? मेरे मुंह से बिना सोचे समझे उल्टी सीधी बातें निकलने लगी। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रहा हूँ। महिला मुझे शक भरी नजरों से देखने लगी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर अब ज्यादा समझाने लगा तो मेरा पूरा किरदार ही बिगड़ जाएगा। तभी मेरी नजर गली के दूसरे छोर पर पड़ी। कोई तेज कदमों से हमारी तरफ आ रहा था। वह शेन शुयाओ थी। उसका यहाँ आ जाना मेरी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। मैं कुछ मिनट तक उसके पीछे पीछे चलता रहा। शुरू में मुझे हैरानी हुई, लेकिन धीरे धीरे वही हैरानी गुस्से में बदल गई। आखिरकार मैं झुलाकर वहीं सड़क पर बैठ गया। शेन शुयाओ, रुको! वह सचमुच रुक गई। उसकी ठंडी नजर सीधी मुझ पर आकर ठहर गई। मैंने भी जिद में उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वह बिना जल्दबाजी किए धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। नीचे झुककर मुझे देखा, जो अभी भी उकड़ू बैठा था। फिर बोली, उठो। मैंने मौका देखते हुए कहा, तुम मुझे उठाओ, और बेशर्मी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। शेन शुयाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके हाथ अपनी जगह से हिले तक नहीं। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। आखिरकार मुझे खुद ही बड़ी मुश्किल से उठना पड़ा। मैं अपने सुन्न पैरों को सहला रहा था, लेकिन उसने जैसे कुछ देखा ही नहीं। वह शांत स्वर में बोली, यंग मास्टर, आज का तमाशा पूरा हो गया? मैं एक पल के लिए रुक गया। स्पष्ट था कि वह समझ चुकी थी कि मैं आज हान शियाओई के घर उसे परेशान करने गया था। हालांकि मैंने वास्तव में कुछ भी बुरा नहीं किया था। फिर भी अपने किरदार को निभाने के लिए मैंने जानबूझकर कहा, नहीं, आज तो सिर्फ चेतावनी देकर आया हूँ। अगर वह फिर कभी तुम्हारे पास आया तो मैं अपने लोगों से उसका पूरा घर तुड़वा दूंगा। मैं उसके करीब गया, झुककर उसके नाजुक चेहरे को देखने लगा। न जाने क्यों दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। मैंने धीमे लेकिन दबाव भरे स्वर में कहा, शेन शुयाओ, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो मेरे साथ रहो। ऊपर से मैं बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन घबराहट के कारण मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उधर शाओलिंग लगातार घबराहट में कुछ समझ न आने वाली चेतावनियां भेज रहा था। उसे कहानी की रफ्तार इतनी तेज होने पर यकीन ही नहीं हो रहा था। शेन शुयाओ चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। इतनी बेहुदा बात सुनकर भी उसके चेहरे पर शर्म या घबराहट का कोई निशान नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मुझे खुद बेचैनी होने लगी। मैंने फिर दोहराया, मेरे साथ रहो, मैं उसे छोड़ दूंगा। कुछ पल सोचने के बाद मैंने और भी कठोर लहजे में कहा, और अगर नहीं मानी तो तुम्हारा घर भी तुड़वा दूंगा। फिर तुम दोनों सड़क पर साथ साथ भटकते रहना। लंबी चुप्पी छा गई। एक पल के लिए तो मुझे सचमुच लगा कि शेन शुयाओ मुझे यहीं जिंदा गाड़ देगी। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और कहा, ठीक है। मैंने उसकी आंखों में छिपी हड्डियां जमा देने वाली ठंडक को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। उसका जवाब सुनकर मैं एक साथ खुश भी हुआ और भीतर कहीं ईर्ष्या भी महसूस करने लगा। मैं अनायास बोल पड़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसकी इतनी परवाह करती हो। शेन शुयाओ कुछ कहती उससे पहले ही मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और आज के बाद तुम उस लड़के से बात नहीं करोगी, न ही उसकी किसी तरह मदद करोगी। मैंने मन ही मन लंबी सांस ली। बस किसी तरह इस कहानी का अंत जल्दी हो जाए, हीरो और हीरोइन खुशी खुशी साथ रहें, मेरा मिशन पूरा हो जाए और मैं अपनी असली दुनिया में लौट जाऊं। शेन शुयाओ के साथ मेरे रिश्ते की खबर पूरे कॉलेज में जंगल की आग की तरह फैल गई। सुबह से ही मेरा फोन लगातार बजता रहा। करीबी दोस्तों के एक के बाद एक मैसेज और कॉल आने लगे। उनमें शू श्याओ श्याओ की तो दर्जनों कॉल थीं। आखिरकार तंग आकर मैंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। लियांग श्वेन मेरे चेहरे की विजयी मुस्कान देखकर गहरी सांस भरते हुए बोला, भाई चेन, जबरदस्ती का रिश्ता कभी मीठा नहीं होता। अभी भी समय है, वापस लौट आओ। लेकिन मैंने उसकी बात ऐसे अनसुनी कर दी मानो कुछ सुना ही ना हो। कक्षा खत्म होते ही मैं बिना देर किए शेन शू याओ की सीट तक पहुंच गया। चलो आज साथ में लंच करते हैं। झिंगजियांग रोड पर एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है, सुना है वहां का खाना बहुत अच्छा है। शेन शू याओ ने सिर तक नहीं उठाया। नहीं, मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मैं तो कैंटीन में खाना खाती हूँ, उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम्हें भी कैंटीन में खाना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कॉलेज की कैंटीन का खाना इतना भी खराब नहीं था कि खाया ना जा सके, लेकिन स्वादिष्ट तो बिल्कुल नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ ये थी कि वह बहुत सस्ता था। जिनके पास थोड़ा भी पैसा होता वे या तो बाहर जाकर खाते या खाना मंगवा लेते। मेरे जैसे अमीर घर के लड़के के लिए तो कैंटीन में बैठकर खाना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ आ गया कि शेन शू याओ जानबूझकर ऐसा कह रही है। उसे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी हैसियत छोड़कर उसके साथ कैंटीन में नहीं बैठूंगा। इतना कहकर वह उठी और मेरे पास से निकलकर बाहर चली गई। उधर हान श्याओई की नजर मुझ पर टिक गई। उसे अपनी माँ से पता चला था कि कुछ दिन पहले एक सहपाठी उसे घर पर ढूंढने आया था। माँ के बताए हुलिये से उसने समझ लिया था कि वह मैं ही था। वह लगातार सोच रहा था मैं उसके घर क्यों गया था और शेन शू याओ अचानक मेरे साथ रिश्ते में क्यों आ गई।
हान श्याओई बहुत समझदार था। कुछ बातें जोड़ते जोड़ते उसके मन में एक जवाब बनने लगा। उसकी निगाहें इतनी साफ थीं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। मैंने झुंझलाकर उसकी ओर घूरा। क्या देख रहे हो? उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, जियांग चेन, शैन शू याओ तुमसे प्यार नहीं करती। मैं हंस पड़ा। मुझसे नहीं करती तो क्या तुमसे करती है? मैंने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। हान श्याओई की आंखों में छिपी घृणा साफ दिखाई दे रही थी। सब मेरी वजह से हुआ है ना? तुमने मुझे बहाना बनाकर शेन शू याओ को मजबूर किया कि वो तुम्हारे साथ रहे। मैंने हल्के से भौं उठाई। ओह, तो उसे सब पता चल गया। लगता है शेन शू याओ उससे सचमुच हर बात साझा करती है। अंदर से मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन बाहर मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे उसकी बात ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मैंने कांपती उंगली से उसकी ओर इशारा किया और कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। उसी समय शाओलिंग उत्साहित होकर चिल्लाया, मारो उसे, जल्दी मारो। मेरा चेहरा और गहरा हो गया। तभी मेरी नजर किनारे से आती हुई लियांग श्वेन पर पड़ी। मैंने जानबूझकर हाथ उठाया, जैसे सच में हान श्याओई को मारने वाला हूं, लेकिन हाथ उठते ही लियांग श्वेन ने मेरी कलाई पकड़ ली। अरे चेन, इतनी भी हद मत पार करो। मैंने 2-3 बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, मुझे मत रोको, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर वह मुझे वहां से खींच कर ले गया। हान श्याओई अभी भी वहीं खड़ा स्तब्ध था। क्लासरूम से काफी दूर आने के बाद ही लियांग श्वेन ने मेरा हाथ छोड़ा। यंग मास्टर, उसने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतने नाराज हो गए? मैंने होंठ भींच ली और चुप रहा। मेरी खामोशी देखकर उसने फिर गहरी सांस ली। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पहले चलो कुछ खा लेते हैं। खाने की बात सुनकर मैं कुछ पल सोच में पड़ गया। आज मेरा मन कैंटीन में खाने का है। कुछ मिनट बाद मैं एक साधारण सी थाली लेकर सीधे शेन शू याओ के सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने ट्रे मेज पर रखी, तेज आवाज हुई। उसके सामने बैठा लड़का घबरा गया। चेहरे पर असहज मुस्कान लाकर बोला, मैं चलता हूँ। वह जल्दी से अपनी ट्रे उठाकर वहां से भाग गया। मैंने राहत की सांस ली और अपनी प्लेट में पड़े तैलिए तले हुए नूडल्स को घूरते हुए शिकायत की, शेन शू याओ, क्या ये सच में खाने लायक है? अगली बार मेरे साथ बाहर चलो ना। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शेन शू याओ अचानक उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर वही ठंडी बेरुखी थी। मैं खा चुकी हूँ। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वह सीधे वहां से चली गई। मैं भी जल्दी जल्दी नूडल्स खत्म करके उसके पीछे भागा, लेकिन जल्दबाजी में मेरी पिंडली जोर से मेज के लोहे के कोने से टकरा गई। तेज दर्द से मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। शेन शू याओ की नजर अनजाने में मेरी चोट पर पड़ी। मैंने उसकी निगाह महसूस की और अपने सूजे हुए पैर को हल्के से सहलाते हुए मुस्कुरा दिया। बेवकूफ। मैंने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल वह मुड़ी और बिना कुछ कहे चली गई, मुझे वहीं घायल छोड़कर। शाम की आखिरी क्लास भी खत्म हो गई। एक एक करके सारे छात्र घर लौटने लगे। शेन शू याओ टीचर को होमवर्क देकर वापस क्लास में आई। उसने देखा कि मैं अब भी अपनी डेस्क पर सिर रखे सो रहा था। उसने नजर फेर ली, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसकी आंखें अनायास मेरे पैर की ओर चली गईं। जो लाल निशान पहले था अब नीला पड़ने लगा था। कुछ पल तक वह चुपचाप उसे देखती रही। तभी मैंने सिर उठाकर कहा, मैं जाग गया। हमारी नजरें मिली। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा काम खत्म हो गया। उसकी आंखों की हल्की सी नरमी पल भर में गायब हो गई और चेहरा फिर से पहले जैसा ठंडा हो गया। मैं पूरी तरह उठा भी नहीं था कि किसी शरारती बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, डेट पर चलना है। बोलते ही मुझे अपनी बात पर शर्म महसूस हुई। मैंने जल्दी से सफाई दी, रिलेशनशिप में डेट पर जाना तो जरूरी होता है। वह कुछ नहीं बोली, बस स्टॉप पर जाकर शांत खड़ी हो गई। मैं दर्द से परेशान होकर धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसने फोन पकड़े पकड़े एक पल के लिए मेरी ओर देखा, फिर चुपचाप अपना मोबाइल निकालकर कुछ किया। कुछ मिनट बाद सड़क किनारे एक टैक्सी आकर रुकी। मैं उसे देखकर मन ही मन सोचने लगा, काश ये टैक्सी मुझे लेने आई होती। फिर खुद ही उदास होकर मुस्कुरा दिया। शेन शू याओ तो इतनी कंजूस है कि शायद मेरे बस के 2 रुपए भी न दे। मैं सिर झुकाए बैठा ही था कि अचानक टैक्सी का दरवाजा खुला। शेन शू याओ दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं अभी भी नीचे देख रहा था। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, यंग मास्टर, अब भी वहीं बैठे रहोगे? मैंने सिर उठाया। यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा सपना सच हो गया था। मैं इतनी जल्दी उठा कि लगभग गिर ही पड़ा। फिर फुर्ती से टैक्सी में बैठ गया, जैसे डर हो कि कहीं वह अपना फैसला बदल ना दे। शेन शू याओ ने एक पल के लिए हाथ बढ़ाया, मानो मुझे सहारा देना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल चुपचाप हाथ वापस खींच लिया और खुद भी टैक्सी में बैठ गई। पूरे रास्ते में उत्साह से अलग अलग जगहों के नाम गिनाता रहा। मैंने दोस्तों से शहर की सबसे अच्छी डेट वाली जगहों की लिस्ट पूछी है, लेकिन शेन शू याओ पूरी यात्रा के दौरान आंखें बंद किए चुपचाप बैठी रहीं। जब टैक्सी रुकी और मैं बाहर उतरा, तब जाकर समझ आया कि वह रास्ते भर इतनी शांत क्यों थी। ड्राइवर ने पहले से ही मंजिल तय कर रखी थी। सामने की जगह देखकर मेरे होंठ फड़क उठे। यही डेट के लिए लाई हो मुझे। मेरे सामने वही पुराना रेड पवेलियन था। शेन शू याओ ने शांत स्वर में मेरी बात काट दी, तुम खुद मेरे पीछे आए हो, ये कोई डेट नहीं है। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया। ठीक है, सारी गलती मेरी ही है, मैं ही ज्यादा बेशर्म निकला। मैंने हल्की कड़वी मुस्कान के साथ भौहें सिकोड़ ली। मैंने नाराजगी से उसकी ओर देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेन शू याओ ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, काम। अनजाने में मेरी नजर उसके होंठों पर टिक गई। तो फिर तुमने पहले से मुझे बताया क्यों नहीं? शेन शू याओ ने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, अगर पहले बता देती तो क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आते? उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह चुप हो गया। वह मुझे अच्छी तरह समझ चुकी थी। इस समय मेरी छवि
उसके सामने एक ऐसे लड़के की थी जो बेशर्म भी था और जिद्दी भी, जो किसी भी हाल में उसका पीछा नहीं छोड़ता। शेन शुयाओ अंदर जाकर अपनी यूनिफॉर्म बदलने चली गई। उसी समय होटल का मैनेजर रिपोर्ट लेने वहां आ गया। सोफे पर मुझे बैठा देखकर वो चौंक गया। यंग मास्टर जांग, आप यहाँ कैसे? रुकिए, मैं अभी मिस सु श्याओ श्याओ का प्राइवेट रूम नंबर निकलवाता हूँ। उसे लगा कि मैं सु श्याओ श्याओ से मिलने आया हूँ, लेकिन मेरी नजर बार बार स्टाफ के रेस्ट रूम की तरफ चली जाती थी। मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं। मैनेजर अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मेरी बुझी हुई आंखों में अचानक चमक आ गई। मेरे होठों पर अनायास मुस्कान तैर गई। उसने मेरी नजर का पीछा किया। वहां शेन शू याओ खड़ी थी। अब वह काम की यूनिफॉर्म पहन चुकी थी, सफेद शर्ट और काली स्कर्ट में। उस पहनावे ने उसके चेहरे की मासूमियत को थोड़ा कम कर दिया था और वो पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और आकर्षक लग रही थी। मैनेजर की आंखें फैल गईं। उसने पहले मुझे देखा, फिर शेन शू याओ को। धीरे से पूछा, ये आखिर चल क्या रहा है? शेन शू याओ कुछ पल रुकी, फिर सपाट आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस इसे यहाँ है ही नहीं, ऐसा समझिए। मैनेजर हैरान रह गया। नजरअंदाज कर दूं? क्या ये कोई आवारा बिल्ली या कुत्ता है जिसे यूं ही अनदेखा कर दूं? उसे पिछले दिनों की घटना याद आ गई और उसने कहा, पिछली बार जो मार खाई थी वो भूल गई क्या? शेन शू याओ ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया, नहीं भूली। मैनेजर ने समझ लिया कि दूसरों के निजी मामलों में पड़ना ठीक नहीं। कुछ और हिदायतें देकर वह वहां से चला गया। अगले 2 घंटे तक जब शेन शू याओ काम करती रही, मैं आराम से बैठकर 3 प्लेट फल खा गया। उसके बाद 2 बार बाहर से खाना भी मंगवाया। मैं खाने के मामले में बेहद नखरीला था। मैंने केकड़े वाले नूडल्स मंगवाए, लेकिन 2 कौर खाते ही मुझे वे ज्यादा तैलीय लगे। मैंने पूरा कटोरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम खा लो। शेन शू याओ ने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने जानबूझकर उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत कर दूंगा। जब उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने तीसरी बार वही बात दोहराई, नहीं खाओगी तो तुम्हारे मैनेजर से कह दूंगा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दे। इस बार उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने चुपचाप चॉपस्टिक उठाई, अब तक ठंडे हो चुके केकड़े वाले नूडल्स अपनी तरफ खींचे और बिना किसी भाव के खाने लगी। एक बार शुरुआत हो गई तो आगे सब आसान हो गया। उसके बाद मैं जो भी उसके सामने रखता वह चुपचाप खा लेती। बीच में मुझे हल्की सी झपकी आ गई। जब आंख खुली तो शेन शू याओ कहीं दिखाई नहीं दी। मैं किसी से पूछने ही वाला था कि तभी वह बाहर से अंदर आती दिखाई दी। उसने काम की यूनिफॉर्म उतार दी थी और हाथ में एक प्लास्टिक का थैला पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसने मेरी नजर अपनी तरफ देखी, उसने फौरन वह थैला अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। लेकिन मैं उसके उस छोटे से हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा, काम खत्म हो गया था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? शेन शू याओ ने शांत स्वर में जवाब दिया, भूल गई। मैं पूरे दिन का गुस्सा दबाए बैठा था, अब खुद को रोक नहीं पाया। ये भी कोई भूलने वाली बात है? कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन खुद को ही भूल जाओ। इतना कहकर मैं सिर झुकाए आगे चल पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वह मेरे साथ आ रही है या नहीं। दिल के अंदर अजीब सी उदासी भर गई थी। रास्ते में सूखे पीले पेड़ का एक पत्ता गिरा पड़ा था। मैंने गुस्से में उसे जोर से पैर से कुचल दिया, फिर भी मन नहीं भरा। मैं दोबारा उस पर पैर रखने ही वाला था कि पीछे से शेन शू याओ की ठंडी आवाज सुनाई दी, उस बेचारे पत्ते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और जानबूझकर उसकी बात का जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक पीछे से कोई आवाज नहीं आई। मैं सोचने लगा, क्या वह चली गई? आखिर उसके पास मेरे नखरे सहने का धैर्य कब था? मैं घबरा कर पलटा तो देखा वह अभी भी वहीं खड़ी थी, अपनी शांत निगाहों से मुझे देख रही थी। मेरे मन में अनायास खुशी की लहर दौड़ गई। घर लौटने के बाद भी मैं लगातार शेन शू याओ की शिकायतें करता रहा। वह कितनी गुस्सा दिलाती है, उससे बात करना कितना मुश्किल है। मन की सारी भड़ास निकालने के बाद अचानक एहसास हुआ, शाओलिंग पूरे समय बिल्कुल चुप थी। मैंने ध्यान से सोचा, ऐसा लग रहा था कि जिस दिन से मेरा और शेन शू याओ का रिश्ता तय हुआ था, उसी दिन से शाओलिंग कभी वापस ऑनलाइन ही नहीं आई। मैंने बैग नीचे रखा, उसमें से कुछ निकालने के लिए हाथ डाला, तभी उंगलियां एक प्लास्टिक के थैले से टकराई। मैंने हैरानी से उसे बाहर निकाला। उसके अंदर एक यून बायो स्प्रे रखा था। मैं कुछ पल तक उसे हाथ में लिए खड़ा रह गया। अचानक मुझे होटल के बाहर शेन शू याओ के हाथ में पकड़ा वही प्लास्टिक बैग याद आ गया। दवा सचमुच बहुत असरदार थी। कुछ ही दिनों में मेरे टखने की सारी सूजन पूरी तरह उतर गई। मैंने कभी शेन शू याओ से इस बारे में कुछ नहीं पूछा। ऐसा लगा मानो यह दवा अचानक कहीं से अपने आप मेरे बैग में आ गई हो। हमारा रिश्ता अब भी वैसा ही ठंडा था। जब तक मैं खुद उसके पास न जाता, वह मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलती थी। एक हल्की बारिश के बाद पूरा शहर अचानक ठंडा हो गया। शाओलिंग अब भी ऑफलाइन थी, इतने लंबे समय तक कि मैं लगभग उसके अस्तित्व को ही भूल चुका था। उस दिन मैं भौतिकी की क्लास में ऊबकर ठुड्डी पर हाथ टिकाए बैठा था। अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी, एक नया कहानी वाला मोड़ आने वाला है। होस्ट, कृपया तैयार हो जाइए। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। अरे, तुम वापस आ गई? शाओलिंग ने पूरी गंभीरता से मेरी बात सुधारी। सिस्टम एक एआई है, यह मरता नहीं है। इसे केवल रिसाइकल किया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। फिर उसने कहा, 3 दिन बाद कहानी का अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। होस्ट,
तैयार रहिए। इतना कहकर उसने तुरंत अगला प्लॉट मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, शेन शू याओ की नजर में शायद मेरी कोई अहमियत ही नहीं है और आगे चलकर वह मुझसे इतनी नफरत करने लगेगी कि मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेगी। उस सब की शुरुआत इसी घटना से होने वाली थी। लाइब्रेरी में मैं उसके सामने बैठा था, मेरी नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई थी। मैंने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, शेन शू याओ, तुम्हें किस तरह का केक पसंद है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप नया टेस्ट पेपर निकाला और लिखने लगी। मैंने झट से उसके हाथ से काला पेन छीन लिया और होंठ फुलाकर बोला, फल वाला, चॉकलेट या दही वाला, कुछ तो बोलो। आखिरकार उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर अपनी उंगलियां मोड़कर मेज पर रखे कृपया शांति बनाए रखें वाले बोर्ड पर 2 बार हल्के से थपथपाया। मैं मुश्किल से 2 सेकंड चुप रह पाया, फिर खुद ही बोल पड़ा, मेरे लिए कोई गिफ्ट मत खरीदना। तुम जो भी खरीदोगी मुझे यकीन है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। शेन शू याओ ने उलझन से पूछा, गिफ्ट? मैंने नाराज होकर कहा, परसों मेरा जन्मदिन है। उसकी आंखों में पल भर के लिए आश्चर्य झलका, लेकिन अगले ही क्षण उसका चेहरा फिर से पहले जैसा शांत हो गया। मैं फिर गुस्से में वहां से चला गया। शेन शू याओ अकेली बैठी रही। उसकी नजर सामने रखे टेस्ट पेपर पर थी, लेकिन मन कहीं और खोया हुआ था। अगले दिन क्लास में उसने कुछ सहपाठियों को मेरे जन्मदिन के तोहफे की चर्चा करते हुए सुना। कुछ लोग तो सीधे मेरे पास आकर पूछने लगे, तुम्हें किस तरह के गिफ्ट पसंद हैं? मैंने जानबूझकर एक खास दिशा में देखा और जोर से जवाब दिया, मुझे बहुत सी चीजें पसंद हैं, लेकिन कीमत से ज्यादा भावना मायने रखती है। अगर तुम लोग बस मेरे जन्मदिन पर आ जाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, यंग मास्टर जियांग के लिए हमने एक जबरदस्त सरप्राइज तैयार कर रखा है। हान शाओई ने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। उसने अपनी भावनाएं छिपाते हुए बगल में बैठी शेन शू याओ से धीरे से पूछा, शेन शू याओ, क्या तुम जियांग चेन की जन्मदिन की पार्टी में जाओगी? शेन शू याओ के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, पता नहीं। हान शाओई के उलझे हुए चेहरे को देखकर उसने धीरे से समझाया, अगर समय मिला तो चली जाऊंगी। ये जवाब सुनकर हान शाओई के मन में हल्की सी निराशा भर गई। उसे वो उत्तर नहीं मिला था जिसकी उसे उम्मीद थी। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। मेरा जन्मदिन शहर के दक्षिणी नदी किनारे बने एक निजी बैंक्वेट हॉल में मनाया जा रहा था। पूरी क्लास के छात्रों के अलावा हमारे सामाजिक दायरे के कई दोस्त भी बुलाए गए थे। कुछ अपने दोस्तों को साथ लाए थे तो कुछ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आए थे। पार्टी शुरू हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरे सामने उपहारों का ढेर लग चुका था, लेकिन मेरी निगाह बार बार दरवाजे की ओर चली जाती थी। लियांग शुएन ने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। शेन शू याओ नहीं आई थी। उसने भौहें सिकोड़ ली और नाराज होकर बोला, शेन शू याओ तो सच में बहुत बेरहम है। भाई चेन उसके पीछे इतना भाग रहा है और आज अपने ही बॉयफ्रेंड के जन्मदिन पर भी नहीं आए। आखिर ये क्या बात हुई? उसने जो मन में था वही जोर से कह दिया। मैंने भी मन ही मन उसकी बात से सहमति जताई। सच कह रहा है, शेन शू याओ वाकई बहुत बुरी है, लेकिन चेहरे पर मुझे बिल्कुल अलग अभिनय करना था। हालांकि मेरे मन की बात अनजाने में मेरे हाव भाव से झलक ही गई। मेरा स्वाभिमान जैसे ठेस खा गया था। मैंने बनावटी लापरवाही से कहा, कौन उसका इंतजार कर रहा है? आए या ना आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसी समय किसी ने अंदर से आवाज लगाई, जियांग चेन जल्दी आओ, केक काटना है। मैंने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखा। वहां अब भी उसका कोई अता पता नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर दिल की कसक दबाई और वापस मुड़कर केक काटने चला गया। उधर रेड पवेलियन में मैनेजर ने पिछले महीने की तनख्वाह शेन शू याओ के वीचैट पर भेज दी। बातों बातों में उसने पूछा, आज तुमने इतनी जल्दी छुट्टी क्यों ली? शेन शू याओ ने पैसे स्वीकार किए और मोबाइल जेब में रखते हुए जवाब दिया, थोड़ा जरूरी काम है। मैनेजर ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, अगर कोई जरूरी काम है तो चली जाओ, छुट्टियों में समय पूरा कर देना। शेन शू याओ ने हल्के से सिर हिलाया। वह अपनी साइकिल लेकर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजरने लगी। समय देखा तो पैडल और तेजी से चलाने लगी। कुछ देर बाद वह एक चमकदार एक्सेसरीज की दुकान के सामने रुकी। साइकिल खड़ी करके अंदर चली गई। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, मैडम आपको क्या चाहिए? शेन शू याओ की नजर दुकान में सजी अनगिनत घड़ियों पर घूमती रही। आखिर उसकी निगाह एक खास घड़ी पर जाकर ठहर गई। उधर जियांग शियन ने मेरे हाथ में एक उपहार थमाया। वह मुस्कुराकर बोली, जियांग चेन, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, लेकिन मुझे लगा ये घड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। जन्मदिन मुबारक हो। आज उसने खास तौर पर बहुत सलीके से तैयार होकर आई थी। वह सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा परिपक्व और खूबसूरत लग रही थी। इतना ही नहीं, वह मेरे लिए तोहफा भी लाई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। जियांग शियन की मुस्कान और भी कोमल हो गई। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें पसंद आ जाए यही काफी है। दोनों के बीच माहौल धीरे धीरे सहज होता गया, लेकिन किसी का धैर्य आखिर टूट ही गया। सुश्याओ श्याओ गुस्से से भर उठी। उसकी दोस्त उसे रोकते हुए समझाने लगी, आज जियांग चेन का जन्मदिन है। अगर तुमने आज कोई तमाशा किया तो हो सकता है कि वह हमेशा के लिए तुमसे मुंह मोड़ ले। सुश्याओ श्याओ ने दांत भींच लिए। वह मन ही मन बुदबुदाई, ये नई सफेद कमल जैसी लड़की आखिर आई कहां से? जिस दिन मैंने अपने रिश्ते की घोषणा की थी उसी दिन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था और आज तक उसका नंबर मेरी ब्लॉक लिस्ट से नहीं निकला। कमरे में हीटर चल रहा था। अंदर घुटन महसूस होने लगी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए और बाहर निकल आया। प्राइवेट रूम से एक गलियारा खुली बालकनी तक जाता था। ठंडी हवा
मेरे चेहरे से टकराई। अजीब बात थी, मेरा मन बिल्कुल शांत था, जैसे भीतर कोई हलचल ही न बची हो। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने अपनी सारी भावनाएं भीतर ही दबा लीं। वह आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई। उसके शरीर से शराब की हल्की सी महक आ रही थी। मैंने मुस्कुराकर छेड़ा, क्या सुश्याओ, श्याओ ने तुम्हें जबरदस्ती शराब पिला दी? जियांग शियन ने मासूमियत से सिर हिलाया। हाँ, वह कह रही थी कि जब तक तुम्हारे दोस्तों के साथ एक ड्रिंक नहीं पीती मुझे जाने नहीं देगी। फिर उसने मासूम बनते हुए पूछा, मैंने तुम्हारी उस दोस्त का क्या बिगाड़ा है? वो मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती है? मैंने सपाट आवाज में कहा, वो मेरी दोस्त नहीं है। जियांग शियन ने हार नहीं मानी। जियांग चेन, क्या तुम जानते हो कि वो मुझे निशाना क्यों बनाती है? मैंने सीधे जवाब दिया, जानना ही नहीं चाहता। वह कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर वैसी उदासी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। उसकी आंखों में हार मानने के बजाय मुझे पाने की जिद और भी गहरी हो गई थी। उसने धीरे से कहा, जियांग चेन, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? मैंने उसकी ओर बिना किसी भाव के देखा। मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। जियांग शियन हल्का सा हंस पड़ी। उसकी हंसी में साफ तिरस्कार था। शेन शुयाओ, मुझे तो लगा था तुम बस उसके साथ खेल रहे हो। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की चेतावनी गूंज उठी। उसी पल मेरी नजर कोने से झलकते किसी कपड़े के किनारे पर पड़ी। मैं सब समझ गया। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने जानबूझकर कहा, हाँ, बस थोड़ा सा मजाक ही तो है। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी पसंद का है। मैंने जियांग शियन की बात बीच में काट दी, लेकिन अभी मेरा उससे मन नहीं भरा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो फिलहाल बैकअप बनकर रह सकती हो। ये सुनते ही जियांग शियन का चेहरा एकदम उतर गया। उसने दबे गुस्से में पूछा, तो आखिर तुम्हारा उससे खेलने का मन कब भरेगा? कोने में दिखाई दे रही वह परछाई हल्का सा कांपी। अगले ही पल वह भी गायब हो गई। जियांग शियन अब भी मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरा धैर्य खत्म हो चुका था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इतना कहकर मैं उसकी शक्ल तक देखे बिना वापस कमरे में लौट आया। अब मेरा किसी खेल में मन नहीं लग रहा था। मैं सोफे पर बैठकर चुपचाप केक खाता रहा। जियांग शियन का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हुआ था। वह फिर वापस नहीं आई। थोड़ी देर बाद सुश्याओ श्याओ बनावटी चिंता दिखाते हुए मेरे पास आई, लेकिन मैंने उसे भी दो टूक जवाब दे दिया। वह भी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। रात के 9:30 बजते बजते ज्यादातर मेहमान जा चुके थे। आखिर में वहां सिर्फ मैं और लियांग शुएन बचे थे। वह मेरी ओर देखकर बोला, भाई चेन, क्यों ना आज रात मैं तुम्हारे घर ही रुक जाऊं? मैंने उसकी आंखों में छिपी चिंता और हमदर्दी साफ देख ली। मुझे हंसी आ गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूरत नहीं, तुम्हारी माँ कई बार फोन कर चुकी है, अब घर चले जाओ। लियांग शुएन कुछ कहना चाहता था, लेकिन लगातार आते फोन कॉल्स के आगे वह भी हार गया। जाने से पहले उसने मुझे कई बार समझाया, अगर कुछ भी हो तो तुरंत मुझे फोन करना। फिर वह चला गया। उधर शेन शुया धीमे धीमे साइकिल चलाते हुए लौट रही थी। उसकी झुकी हुई आंखों से यह समझ पाना नामुमकिन था कि वह इस समय क्या महसूस कर रही थी। साइकिल के हैंडल पर खूबसूरती से पैक किया हुआ एक गिफ्ट बॉक्स ठगा हुआ था। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर रास्ते में पड़े एक कूड़ेदान के सामने रुक गई। उसने बिना एक पल रुके वह उपहार उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। हाल के दिनों में मैं बेहद उदास रहने लगा था। शाओलिंग कभी कभी ऑनलाइन आती, 2-4 बातें करती और फिर गायब हो जाती। शेन शुयाओ हमेशा की तरह ठंडी और दूर दूर ही रहती। मेरे जन्मदिन पर उसने ऐसा व्यवहार किया था जैसे मेरा अस्तित्व ही ना हो। धीरे धीरे सर्दियों की छुट्टियां नजदीक आने लगी। मौसम इतना ठंडा हो गया था कि लोग जेब से हाथ निकालना भी नहीं चाहते थे। लियांग शुएन ने मुस्कुराकर पूछा, कल क्रिसमस है, बताओ कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की शेन शुयाओ को क्या गिफ्ट देने वाले हो? खिड़की के पास बैठी शेन शुयाओ पूरी शांति से शिक्षक की बात सुन रही थी। मैंने चुपचाप उसकी ओर देखा। दिल में कड़वाहट थी, लेकिन उसे शब्दों में बयां करने की ताकत नहीं बची थी। सुबह सुबह कक्षाओं के बीच किसी ने आकर उपहार बांटना शुरू कर दिया। दोस्तों के लिए सुंदर डिब्बों में पैक किए हुए सेब, संतरे और दूसरे फल थे, जबकि अपने प्रिय लोगों के लिए चॉकलेट, स्कार्फ और कई अर्थपूर्ण उपहार लाए गए थे। शेन शुयाओ की सीट देखते ही देखते उपहारों से भर गई। हर उपहार के साथ मानो संयोग से एक प्रेम पत्र भी रखा था। लोगों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। किसी ने इस बात की परवाह तक नहीं की कि शेन शुयाओ का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। आखिरी पीरियड खत्म होने के बाद शिक्षक ने छुट्टी की घोषणा कर दी। पूरे दिन शेन शुयाओ ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह सारे उपहार एक बड़े बैग में भरकर स्कूल के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा कराने चली गई। मैं उसकी सीट पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। समय काटने के लिए मैंने उसकी किताब उठाकर पलटना शुरू कर दिया। उसकी किताबें हमेशा की तरह बेहद साफ सुथरी थीं। उसकी लिखावट भी उतनी ही सुंदर और व्यवस्थित थी। मैं किताब बंद करने ही वाला था कि उसके पन्नों के बीच से एक छोटा सा कागज फड़फड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। उस पर लिखा था, आज रात 7:30 बजे टाइम्स स्क्वायर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। नीचे हस्ताक्षर था, हान शियाओई। मैंने कुछ पल उस पर्ची को देखा, फिर बिना उसे छेड़े उसी तरह वापस किताब के अंदर रख दिया। कुछ देर बाद शेन शुयाओ अपना सामान लेने वापस आई। हम दोनों हमेशा की तरह एक के पीछे एक चलते हुए कॉलेज से बाहर निकले। मैंने देखा कि वो बस स्टॉप की ओर बढ़ रही थी। मैं तेजी से उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया।
क्या आज एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? शेन शू याओ ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। क्यों? मैं थोड़ा झिझकते हुए बोला। आज क्रिसमस है। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, क्रिसमस पर होटल में ज्यादा ग्राहक आते हैं, आज की तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। मैंने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें सचमुच पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता? अगर पैसों की बात है तो मैं दे देता हूँ। आज रात मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें 2 गुनी नहीं 3 गुना तनख्वाह दूंगा। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद शेन शू याओ हल्के से मुस्कुराई। 3 गुना? कितने उदार हो आप, यंग मास्टर जियांग। उसी समय बस आकर रुकी। शेन शू याओ बिना एक पल रुके मुड़ी और बस में चढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। बहुत देर तक मैं अकेला उसी जगह खड़ा रहा। ठंडी हवा से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने अपनी बर्फ जैसी ठंडी और अकड़ी हुई उंगलियां धीरे धीरे मोड़ ली। तभी कुछ मेरे चेहरे पर आकर गिरा। मैंने ऊपर देखा, बर्फ गिर रही थी। इस दुनिया में आने के बाद यह पहली बर्फबारी थी। उसी समय शाओलिंग की यांत्रिक आवाज सुनाई दी, तुम्हें बर्फ बहुत पसंद है ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। ऐसी बात नहीं है, बस इतना सफेद और शांत संसार मुझे बहुत अकेला महसूस कराता है। मैं सीधे घर नहीं गया। मोबाइल पर पास के एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट की तलाश की और वहीं चला गया। रेस्टोरेंट दोस्तों के झुंडों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी और चहल पहल थी। मैं अकेला खिड़की के पास एक कोने वाली सीट पर बैठ गया। बाहर बर्फ लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में सड़कें सफेद चादर से ढक गईं। सामने वाले टाइम्स स्क्वायर की रंग बिरंगी रोशनियां भी जल उठीं। बीचों बीच एक विशाल क्रिसमस ट्री सजा हुआ था। कई लड़के लड़कियां उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। उसी भीड़ में मेरी नजर एक बेहद परिचित चेहरे पर जाकर ठहर गई। मैं काफी देर तक उसे देखता रह गया। अभी सिर्फ 1 घंटे पहले तुमने कहा था कि तुम्हें काम पर जाना है और अब तुम टाइम्स स्क्वायर में खड़ी थी। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। आज मैंने सफेद रंग की मोटी जैकेट पहनी हुई थी, जबकि शेन शू याओ हमेशा की तरह साधारण काले लंबे कोट में थी। लगता है कहानी के नायक नायिका के बीच का आकर्षण सचमुच कभी नहीं बदलता। इस बात का मुझे एक बार फिर एहसास हो गया। उसके पास खड़ा हान श्याओई हंसते हुए उससे कुछ कह रहा था। शेन शू याओ ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। कुछ बटन दबाने के बाद उसे पता चला कि ठंड की वजह से फोन बंद हो गया था। असल में आज उसे रेड पवेलियन में काम करना था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजे पर कोई उसका इंतजार कर रहा है। वह हान श्याओई था। हान श्याओई धीरे से बुदबुदाया, मुझे पता था तुमने वो पर्ची नहीं देखी होगी। शेन शू याओ उसकी बात ठीक से सुन नहीं पाई, फिर भी शिष्टाचारवश रुक गई। क्या बात है? हान श्याओई का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मुझे जियांग चेन के बारे में तुमसे कुछ कहना है। अपने आसपास आते जाते लोगों को देखकर शेन शू याओ को अचानक लगा कि शायद उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे और उसके बीच की बातों से इसका क्या संबंध है? दिल में उठी उस अनजानी बेचैनी को दबाते हुए उसने मोबाइल का पावर बटन दबाकर फोन चालू किया। फोन ऑन होते ही एक संदेश सामने आ गया। नंबर सेव नहीं था, लेकिन वह उसे तुरंत पहचान गई। काम से कब लौटोगी? कुछ देर बाद एक और संदेश आया। इस बार एक तस्वीर थी। उसके साथ लिखा था, शेन शू याओ बर्फ गिर रही है। वह कुछ सेकंड तक मोबाइल की स्क्रीन को चुपचाप देखती रही। हान श्याओई ने कई बार आवाज लगाई, तब जाकर वो होश में लौटी। क्या हुआ? उसने धीमे स्वर में पूछा। मैंने कहा, बर्फ गिर रही है। तुम इतनी खोई हुई क्या सोच रही हो? शेन शू याओ ने धीरे से फोन वापस जेब में रख लिया। फिर उसकी ओर देखकर पूछा, तुम जियांग चेन के बारे में क्या कहना चाहते थे? हान श्याओई की पलकें हल्के से कांपी। उसने सीधे जवाब देने के बजाय पूछा, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? शेन शू याओ का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसे अपनी निजी बातें दूसरों से करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हान श्याओई ने गहरी सांस ली। शेन शू याओ दरअसल, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मैं दोनों के पास पहुंच गया। शेन शू याओ ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मैं मुस्कुराया, फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्राफ्ट पेपर का बैग उसकी ओर बढ़ा दिया। मेरी क्रिसमस। मैंने उससे यह तक नहीं पूछा कि वह यहाँ क्यों आई थी। कुछ पल वह चुप रही, फिर बिना कुछ कहे उसने बैग मेरे हाथ से ले लिया। हान श्याओई समझ गया कि अब वहां रुकना ठीक नहीं। उसने कहा कि घर पर कुछ जरूरी काम है और जल्दी से वहां से चला गया। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली उसकी ओर फैलाई। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं कुछ देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन सामने खड़ी शेन शू याओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैंने धीमे स्वर में कहा, शेन शू याओ, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। न कोई तोहफा, न एक मेरी क्रिसमस। तुम सच में बहुत नीरस हो। पता नहीं मेरी किस बात ने उसकी किसी गहरी भावना को छू लिया। वह अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर सकते हो। उस दिन हमारी बातचीत बेहद खराब माहौल में खत्म हुई। हालांकि यह ठंडी लड़ाई सिर्फ मेरी तरफ से थी। शेन शू याओ के व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन आखिर मैं भी कोई भावनाहीन इंसान नहीं था। मेरे अंदर भी अपना स्वाभिमान था। इस बार मैंने मन ही मन ठान लिया, सबसे पहले झुककर बात मैं नहीं करूंगा। पूरी सर्दियों की छुट्टियों में मैंने एक बार भी शेन शू याओ से संपर्क नहीं किया।
वह हमेशा की तरह रेड पवेलियन में काम करती रही। काम खत्म होने के बाद सीधे अपने पुराने घर लौट जाती और पढ़ाई में लग जाती। कहानी में जबरदस्ती वाले इस रिश्ते के इस हिस्से को बहुत जल्दी आगे बढ़ा दिया गया था, इसलिए जरूरी घटनाओं को छोड़कर बाकी समय यूं ही चुपचाप बीत गया। आगे आने वाले कुछ जरूरी घटनाक्रमों को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय मैं अपनी मर्जी से जी सकता था। कभी कभी बस हीरो को 2-4 बातें सुना देता और दिन निकल जाता। धीरे धीरे हाई स्कूल की जिंदगी बेहद रंगीन और व्यस्त हो गई। 12वीं कक्षा की शुरुआत के साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी का दबाव भी बढ़ने लगा। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ते ध्यान के चलते स्कूल ने विशेष रूप से एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त की। वह कोई और नहीं बल्कि वही सहायक महिला पात्र थी जिससे मेरी पहले संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, लू वांगशिन। वह हान श्याओई की पड़ोसन दीदी भी थी। लू वांगशिन युवा, सुंदर और बेहद सौम्य स्वभाव की थी। उसकी आवाज हमेशा नरम और सुकून देने वाली लगती थी। स्कूल में आते ही उसने अनगिनत प्रशंसकों का दिल जीत लिया। वह हान श्याओई की चिंता और देखभाल खुले तौर पर करती थी। जल्द ही पूरी कक्षा को पता चल गया कि हान श्याओई और इस खूबसूरत युवा शिक्षिका के बीच काफी घनिष्ठ संबंध है। इस वजह से हान श्याओई की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे मैं पूरी तरह लोगों की नजरों से ओझल हो गया हूँ। मेरे कुछ अमीर दोस्त मुझे दिलासा देने के बहाने एक प्राइवेट रूम में ले गए। वे जिद करके मुझे क्लास बंक करवाकर मौज मस्ती कराने ले गए थे। कुछ दौर शराब पीने के बाद बाहर अंधेरा छाने लगा। मैंने समय देखा और लिफ्ट से नीचे उतर गया। जानबूझकर फ्रंट डेस्क पर खड़ी शेन शू याओ को अनदेखा किया, बाहर निकल गया। फिर कुछ ही देर बाद वापस अंदर आ गया, फिर बाहर गया, फिर लौट आया। ऐसा कई बार हुआ। आखिरकार शेन शू याओ ने मुंह खोला, क्या तुम बार में टहलने आए हो? मैं चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, अरे तुम अभी भी यहाँ काम कर रही हो? शेन शू याओ ने संक्षिप्त उत्तर दिया, यहाँ की तनख्वाह अच्छी है। ये उसी समय की बात थी जब मैंने उसकी पढ़ाई की फीस भर दी थी। यहाँ तक कि उसे आर्थिक सहारा देने की बात भी कही थी। हालांकि उसने मुझे ठंडे स्वर में मना कर दिया था, फिर भी मैं जबरदस्ती पैसे दे आया था। उस घटना के बाद ये हमारी पहली सामान्य बातचीत थी। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास पैसे हैं, बस ठीक से मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। शेन शू याओ ने मेरी ओर देखा, तुमने कितनी शराब पी है? मैंने सिर तिरछा करके सोचा, बस थोड़ा सा फ्रूट वाइन। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। अभी अभी जो दृश्य मैंने देखा था वह अचानक मेरे दिमाग में घूम गया। मैंने होंठ फुलाकर कहा, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हूँ, जैसे तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। इतना कहकर मैं बगल के सोफे पर जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। जब तक प्राइवेट रूम में बैठे लोगों को पता चला कि मैं गायब हूँ, तब तक मैं शेन शू याओ के साथ वहां से निकल चुका था। लियांग श्वेन ने गुस्से से भरा संदेश भेजा, तू तो प्यार में अंधा हो गया है, दोस्तों को छोड़कर सीधा गर्लफ्रेंड के पीछे भाग गया। प्यार में अंधा? मैंने धीरे से ये शब्द दोहराए, फिर अपने बगल में चल रही लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखा। काश सच में ऐसा होता। मैंने चुपके से हाथ बढ़ाकर शेन शू याओ का हाथ पकड़ लिया। वह एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया। मैंने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा पकड़ने दो। 1 मिनट बाद शेन शू याओ ने सपाट स्वर में कहा, शेन शू याओ न तो बहुत नरम है न बहुत सख्त। फिर उसने मेरी ओर देखा, लेकिन मेरी हथेली मत नोचो। मुझे तभी एहसास हुआ कि अनजाने में मैं उसकी हथेली को उंगलियों से दबा रहा था। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। 2 साल बाद फिर से ऑनलाइन आई शाओलिंग से मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या शेन शू याओ को मेरे लिए थोड़ा सा भी लगाव है? शाओलिंग ने बेरुखी से जवाब दिया, नहीं, ज्यादा मत सोचो। उपन्यास की कहानी के अनुसार कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले जियांग परिवार का दिवालियापन होने वाला था। मैंने हिसाब लगाया, अब सिर्फ 6 महीने बचे थे। समय सचमुच बहुत तेजी से बीत रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं शेन शू याओ और हान श्याओई के बीच अब क्या चल रहा होगा। 1 अक्टूबर की छुट्टियां शुरू हो गईं। हालांकि स्कूल बंद था, लेकिन 12वीं के छात्रों के लिए लाइब्रेरी और अध्ययन कक्ष खुले थे। कई छात्र पढ़ाई करने स्कूल आते थे। पिछले कुछ दिनों से मैं काफी व्यस्त था, क्योंकि शेन शू याओ का जन्मदिन आने में 2 दिन से भी कम समय बचा था। सच कहूं तो मेरे जन्मदिन पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं था कि उसी बात को लेकर उससे नाराज रहता। जिसे प्यार होता है वह अक्सर बिना सोचे समझे सब कुछ कर बैठता है। और फिर मुझे तो सिर्फ शेन शू याओ का चेहरा ही पसंद था। पिछले साल उसके जन्मदिन पर मैंने उसे एक बेहद महंगा ब्रेसलेट दिया था, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं था। इस बार मैंने तरीका बदलने का फैसला किया। पैसे का सहारा नहीं लेना था। सच्ची भावना ही सबसे बड़ा हथियार है। मैंने बड़े ध्यान से उपहार पैक किया, फिर ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। छुट्टी के दिन कॉफी शॉप सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा व्यस्त थी। ब्रेक के दौरान शेन शू याओ ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। उसी समय उसका फोन बजा। वह मेरा संदेश था, तुम अभी कहाँ हो? उसने स्क्रीन पर नजर डाली। जवाब दिया, घर पर हूँ, लेकिन जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी। रेड पवेलियन के मैनेजर ने ट्रांसफर के जरिए उसकी अंतिम तनख्वाह भेजी। उसके इस्तीफे पर अफसोस जताते हुए कहा, अब पूरी मेहनत से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना।
शेन शुयाओ सचमुच उसकी आभारी थी। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद। इसके बाद वह साइकिल से पुराने मोहल्ले की ओर लौटने लगी। गली के दोनों तरफ कहीं कहीं पीली रोशनी जल रही थी। कुछ सेकंड बाद उसकी साइकिल अचानक रुक गई। सामने वाले घर की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। दीवार के पास बैठे एक लड़के की परछाई लंबी होकर जमीन पर फैल गई थी। वह सिर झुकाए हाथ में कुछ पकड़े हुए था और बोरियत में जमीन पर रेखाएं बना रहा था। साइकिल के ब्रेक की आवाज सुनकर मैंने तुरंत सिर उठाया। देखा, शेन शुयाओ। मैंने तुरंत हाथ में पकड़ी चीज फेंक दी। बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। खड़ा होते समय मैं लड़खड़ा गया। आवाज में शिकायत भरी हुई थी, तुमने झूठ बोला था। तुमने तो कहा था कि घर पर हो। मेरी सफेद शर्ट पर न जाने कब गंदे धब्बे लग गए थे। सफेद जूते भी पूरी तरह मैले हो चुके थे। उसकी नजर मेरे कपड़ों पर गई। मैंने भी नीचे देखा, फिर थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन जितना साफ किया उतना ही गंदा हो गया। अचानक मेरे भीतर दबा गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हें बस पैसे कमाने की पड़ी रहती है। तुम्हें अपना जन्मदिन तक याद नहीं रहता। और मैं तो खास तुम्हारा जन्मदिन मनाने यहाँ भागा चला आया था। पूरे रास्ते जल्दी जल्दी आया क्योंकि डर था कहीं तुम किसी और के साथ बाहर न चली जाओ। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं 3 घंटे से ज्यादा समय तक बेवकूफों की तरह तुम्हारा इंतजार करता रहा। शेन शुयाओ मुझसे 1 मीटर से भी ज्यादा दूर खड़ी थी। वह छाया में थी। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। मेरे दिल में फिर वही निराशा भर गई। फिर से वही बात, वह हमेशा मुझे नजरअंदाज कर देती थी। हर बार ऐसा ही होता था। मैं धीरे से बुदबुदाया, आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? कुछ पल बाद शेन शुयाओ छाया से बाहर आई। उसने चुपचाप साइकिल दीवार के सहारे टिकाई। अगले ही क्षण उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जिस जगह उसकी उंगलियां मेरी बाह को छू रही थीं, वहां अजीब सी जलन और गर्माहट महसूस हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शेन शुयाओ ने सिर झुका लिया, मानो अपनी आंखों में छिपी भावनाएं मुझसे छिपाना चाहती हो। फिर उसने धीमे लेकिन डांट भरे स्वर में कहा, अगर इंतजार नहीं कर सकते थे तो चले क्यों नहीं गए? तुम्हें पता चल गया था कि मैंने झूठ बोला है, फिर भी यहाँ बेवकूफों की तरह बैठे रहे। अगर मैं पूरी रात वापस ही नहीं आती तो क्या तुम पूरी रात यहीं बैठे रहते? तुम्हें जरा भी अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है? उसकी डांट सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर हताश होकर बोला, हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। मैं जो भी करता हूँ तुम्हें हमेशा गलत ही लगता है। इतनी दूर से तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर आया। मेरी गर्म सांसें ठंडी रात की हवा में घुल रही थीं और मेरे गालों पर जमा हुई सारी शिकायतें अब शब्दों में बदलने लगी थीं। मेरी सारी सच्ची भावनाएं जैसे एक ठंडी बेरुखी भरी दीवार से टकराकर बिखर गईं। मैंने जो भी दिल से किया सब तुम्हारे लिए बेकार ही गया। शेन शुयाओ बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ क्षण बाद उसने धीरे धीरे मेरी कलाई पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। धीमे स्वर में बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैं अभी कुछ और कहना चाहता था कि तभी उस शांत कमरे में अचानक मेरे पेट के जोर से गुड़गुड़ाने की आवाज गूंज उठी। मैं एकदम से जड़ हो गया। मेरी नजरें अनायास शेन शुयाओ की ओर उठी। वह मेरी तरफ देख रही थी। एक ही पल में मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह भी जैसे अचानक समझ गई कि मामला क्या है। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। क्या तुमने खाना नहीं खाया? मैंने झेंपते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। जब तक मुझे होश आया मैं पहले से ही शेन शुयाओ के छोटे से घर के सोफे पर बैठा हुआ था। मैं अब भी थोड़ा उलझन में था। आखिर उसने मुझे अंदर क्यों खींच लिया? ये पहली बार था जब मैं उसके घर आया था। घर बहुत छोटा और पुराना था, लेकिन हर चीज इतनी साफ सुथरी और करीने से रखी हुई थी कि देखते ही बनता था। मैं कुछ मिनट तक तो शांति से बैठा रहा, फिर अपनी आदत के मुताबिक इधर उधर देखने लगा। एक पल फ्रिज को देखकर बोला, ये फ्रिज तो बहुत छोटा है। फिर टीवी की तरफ देखकर शिकायत की, इसे भी बदल देना चाहिए। दीवारों का पलस्तर कई जगह से उखड़ चुका था। घर में फर्नीचर भी बहुत कम था। कमरा छोटा था और आवाज भी आसानी से बाहर चली जाती थी। इतनी देर बोलने के बाद मैं थक गया। शेन शुयाओ ने मेरे लिए जो पानी लाकर रखा था उसका गिलास हाथ में लेकर मैं रसोई के दरवाजे से टिक गया। मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे लिए खाना बना रही हो? रसोई में उसकी पतली सी पीठ मेरी तरफ थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे इसकी आदत पड़ चुकी थी। मैंने बात बदल दी, वैसे चलो ना साथ में केक खरीदने चलते हैं। जन्मदिन बिना केक के कैसे मनाया जाता है? इसी बीच शेन शुयाओ एक गर्मा गर्म कटोरा लेकर बाहर आई। बिना किसी भाव के उसने कटोरा मेरे सामने रख दिया। खा लो। कटोरे में सब्जियों और अंडे वाले नूडल्स थे। उनकी खुशबू आते ही मुझे और जोर से भूख लगने लगी। केक वेक सब दिमाग से निकल गया। मैं सिर झुकाकर बड़े चाव से नूडल्स खाने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि शेन शुयाओ के सामने कुछ भी नहीं रखा था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम नहीं खाओगी? उसने सिर हिलाया, मैं खा चुकी हूँ। तो ये खाना सचमुच सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। नूडल्स खाते खाते मैं कुछ पल के लिए रुक गया। मैंने सामने बैठी शेन शुयाओ को चुपचाप देखना शुरू कर दिया। उसने सिर उठाए बिना ही पूछा, क्या हुआ? मैं अनमने स्वर में बोल पड़ा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं उसे बस यूं ही देखता रह गया था और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे कानों के सिरे हल्के हल्के लाल हो गए। मैं मुस्कुराकर बोला, शेन शुयाओ, तुम सच में बहुत सुंदर हो। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उसके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी छा गई। मेरे कानों में 2 साल पहले कहीं अपनी ही बात गूंज उठी। मुझे बस उसका चेहरा पसंद है। 2 साल से देख रहा हूँ, फिर भी अभी तक नहीं उगता। उसकी आंखों से सारे भाव जैसे एक पल में गायब हो गए। वह धीरे से उठ खड़ी हुई। ऊपर से मेरी ओर देखते हुए बोली, खाना खत्म हो जाए तो चले जाना।
मैं समझ ही नहीं पाया कि उसका मूड अचानक क्यों बदल गया। मैंने जल्दी जल्दी 2-3 कौर में नूडल्स खत्म किए, फिर जिद करते हुए बोला, नहीं जाऊंगा। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे जब चाहो बुला लो और जब चाहो निकाल दो? इतनी आसानी से मुझे बाहर नहीं भेज सकती। इसे ही कहते हैं घर में भेड़िया बुला लेना। मैं जोर से सोफे पर बैठ गया, मानो डर हो कि कहीं वह सच में मुझे बाहर ना निकाल दे। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। आखिरकार शेन शुयाओ ने गहरी सांस ली और बर्तन धोने चली गई। मैं मन ही मन खुश हो गया। जब वह बर्तन धोकर बाहर आई तो मैं वहां नहीं था। बगल वाले कमरे के दरवाजे की दरार से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर शेन शुयाओ छोटी सी मेज पर सिर झुकाए बैठी थी। उसके सामने रखे टेस्ट पेपर का केवल आधा हिस्सा ही हल हुआ था। मैं चुपचाप उसके पास गया, लापरवाही से मेज से टिक गया। उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, तुम इतनी मेहनत क्यों करती रहती हो? चलो ना, जन्मदिन मनाने चलते हैं। उसने एक नजर मेरी ओर देखा, फिर दोबारा सिर झुकाकर लिखने लगी। मैंने हल्के से अपनी टांग उसकी टांग से टकराई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। नहीं जाऊंगी। मैं तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। मैं इतनी दूर सिर्फ कि तुम्हारा जन्मदिन मनाने आया हूँ। इस बार उसकी लिखने की गति रुक गई। कुछ पल बाद वह बोली, यहाँ आसपास कोई केक की दुकान नहीं है। मैंने बेपरवाही से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मैं किसी से मंगवा लेता हूँ, डिलीवरी कर देंगे। मैंने मोबाइल निकालकर मैसेज भेजना चाहा, तभी उसने धीरे से मेरी कलाई पकड़ ली, मोबाइल मेरे हाथ से लेकर मेज पर रख दिया। जरूरत नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। कोई परेशानी नहीं होगी, डिलीवरी का पैसा मैं दे दूंगा। मेरे गंभीर चेहरे को देखकर शेन शुयाओ अचानक हल्के से हंस पड़ी। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। फिर उसने टेस्ट पेपर किताब के अंदर रख दिया। मैंने पूछा, अब नहीं पढ़ोगी? उसने धीरे से कहा, हाँ। वह कुछ कदम चली, फिर देखा कि मैं पीछे नहीं आ रहा। वह रुक गई, हल्का सा मुड़कर बोली, तुम्हें केक खरीदने नहीं जाना था? मैं जैसे अचानक होश में आया, मेरे चेहरे पर बेवकूफों जैसी मुस्कान फैल गई। मैं तेजी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर में हम केक खरीद ही नहीं पाए। सुपरमार्केट से खरीदी हुई ब्रेड हाथ में लिए मैं धीरे से बड़बड़ाया, क्या ब्रेड पर मोमबत्ती लगाकर मांगी गई मन्नत भी पूरी होती है? मुझे अपना केक साथ ले आना चाहिए था। शेन शुयाओ ने धीमे स्वर में कहा, ऐसे भी ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। ऐसे कैसे? मोमबत्तियां ये बुझाकर इच्छा कैसे मांगोगी? आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेकिन लगता है इसकी चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। शेन शुयाओ ने दराज से एक लाइटर निकाला, उसे जलाकर देखा। वह अभी भी काम कर रहा था। फिर उसने मेरी हैरानी भरी नजरों के सामने कमरे की लाइट बंद कर दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं उलझन में लाइटर पकड़े खड़ा था। अंधेरे में उसकी कोमल आवाज सुनाई दी, जियांग चेन, मोमबत्ती जला दो। एक मुलायम हथेली ने धीरे से मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। उसने मेरा हाथ थामकर लाइटर जलाया। छोटी सी लौ ने हमारे आसपास की थोड़ी सी जगह रोशन कर दी। उस झिलमिलाती रोशनी में शेन शुयाओ का चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब कि समझ नहीं आ रहा था तेज धड़कन किसके दिल की थी। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस पल कुछ बदलने वाला हो। उसी समय जैसे ही शेन शुयाओ थोड़ा और करीब आई, अचानक बुझ गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने धीरे से पुकारा, जियांग चेन। मैं अचानक बोल पड़ा, अरे हाँ, तुमने इच्छा तो मांग ली ना? मोमबत्ती बुझाने से पहले इच्छा मांगनी होती है, वरना वह कभी पूरी नहीं होती। इतना कहकर मैंने कमरे की लाइट जला दी। रोशनी फैलते ही अभी अभी का सारा अनकहा एहसास भी जैसे हवा में बिखर गया। शेन शुयाओ ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसका चेहरा फिर से पहले जैसा शांत और भावहीन था। मैंने होंठ सिकोड़ ली। इतनी जरूरी बात भी भूल गई थी तुम। मेरी लगातार चलती बातें बीच में ही काटते हुए उसने पूछा, ब्रेड खाओगे? बहुत बड़ी नहीं है, हम दोनों आधी आधी बांट लेते हैं। उसकी नजर मेरे होंठ के किनारे लगे ब्रेड के छोटे से टुकड़े पर टिक गई। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोली, फिर चुपचाप अपनी नजर दूसरी ओर फेर ली। धीमे स्वर में बोली, खाना खत्म करके घर चले जाना, काफी रात हो चुकी है। मैं मुस्कुराया। सच है, इतनी रात तक किसी लड़की के घर रुकना मेरे लिए भी ठीक नहीं। इस बार मैंने पहले की तरह जिद नहीं की, सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मैं जल्दी से सोफे की ओर भागा। वहां रखा क्राफ्ट पेपर का बैग दोनों हाथों से उठाकर उसके सामने कर दिया। ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। शेन शुयाओ ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने जल्दी से समझाया, ये बाजार से खरीदा हुआ नहीं है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। शेन शुयाओ जानती थी कि उसे इसे मना कर देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले मेरे दिए हुए हर तोहफे को ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार वह फिर भी आखिरकार उसने वह उपहार स्वीकार कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे उस क्रिसमस पर जब पहली बर्फ गिरी थी, उसने मेरा दिया हुआ क्रिसमस का तोहफा भी अपने हाथों से ले लिया था। उसके अंदर एक जोड़ी दस्ताने थे। उनकी सिलाई बहुत साधारण थी, कई जगह धागे भी निकल रहे थे। वह बिल्कुल किसी पेशेवर कारीगर के बनाए हुए नहीं लगते थे। मैं हल्के से मुस्कुराया। ये दस्ताने तो मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं पाया था। शेन शुयाओ ने धीरे से कहा, हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर। मैंने 2 बार गुनगुनाते हुए जवाब दिया, अच्छा है, कम से कम तुम्हें याद तो रहता है। लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा बहुत जमीर बाकी है। फिर मैंने मुस्कुराकर थोड़ी शरारत से कहा, अगली बार फिर मेरा जन्मदिन होगा
तब वापस देना। शेन शू याओ ने अपने हाथ में पकड़े क्राफ्ट पेपर बैग को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई थी। ठीक है, अब टैक्सी लेकर मुझे घर छोड़ दो। 7 दिन की राष्ट्रीय अवकाश की छुट्टियां समाप्त हो गईं। 12वीं के छात्र फिर से उसी एकरस पढ़ाई भरे जीवन में लौट आए। पहली मॉक परीक्षा अब बिल्कुल सामने थी। क्लास टीचर बार बार समझा रहे थे, परीक्षा के बाद सभी छात्रों के अंक सीधे उनके माता पिता को भेजे जाएंगे। जो छात्र अब तक पढ़ाई को हल्के में लेते थे वे भी घबरा गए। सब एक दूसरे को कोसते हुए पागलों की तरह पढ़ाई में जुट गए। पढ़ाई में कमजोर होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरे परिवार के सामने बेइज्जत होना किसी को मंजूर नहीं था। इन दिनों मेरा मूड भी लगातार खराब था। जियांग परिवार के माता पिता भले ही घर कमाते हों, लेकिन अब उन्होंने सख्ती से मेरी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मुझे रोज समय पर क्लास जाने और होमवर्क पूरा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन इतनी आखिरी घड़ी में की गई पढ़ाई से आखिर कितना फायदा होने वाला था। तभी मुझे शेन शू याओ का ख्याल आया। वह हर विषय में अव्वल आने वाली छात्रा थी। कुछ ही दिन पहले उसने भौतिकी प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार भी जीता था। देश की 2 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों ने उसे पहले ही चुपचाप प्रवेश का निमंत्रण भेज दिया था। मैंने मन ही मन सोचा, वैसे भी हमारी रिलेशनशिप अभी तक बनी हुई है, तो फिर क्यों ना इसका थोड़ा फायदा उठा लिया जाए। इसलिए मैंने तय किया कि शेन शू याओ से ट्यूशन लूंगा। क्लास के दौरान जब शिक्षक का ध्यान दूसरी तरफ था, मैंने चुपके से एक छोटा सा पर्चा उसकी ओर उछाल दिया। उस पर लिखा था, क्लास के बाद साथ में लाइब्रेरी चलोगे। पर्ची फेंकने के बाद मैं पूरी क्लास उसी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा। क्लास लगभग खत्म होने वाली थी, तब जाकर उसने पर्ची खोली। पढ़ने के बाद उसने उसे फिर से मोड़ दिया, लेकिन मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। घंटी बजते ही मैं नाराज होकर उसके पास पहुंच गया। मेरी पर्ची का जवाब क्यों नहीं दिया? शेन शू याओ ने शांत स्वर में कहा, मैंने पढ़ ली थी। मैं तुरंत उसका मतलब समझ गया। मैंने लंबी सांस ली। तो चलोगी या नहीं? शेन शू याओ ने हल्के से होंठ भींचे। मुझे अभी कॉफी शॉप और रेड पवेलियन दोनों जगह पार्ट टाइम काम करना होता है। मैंने खुद को समझदार बॉयफ्रेंड साबित करने की कोशिश की। मन की निराशा दबाते हुए चुप रहा। कुछ पल बाद उसने आगे कहा, शनिवार और रविवार को चल सकती हूँ। मेरी बुझी हुई आंखें तुरंत चमक उठी। तो पूरे वीकेंड रेड पवेलियन नहीं जाओगी? उसने सिर हिलाया। सुबह नहीं जाना होता, लेकिन दोपहर में जाना पड़ेगा। शायद उसने मुझे इतनी बार ठुकराया था कि अब उसकी छोटी सी हामी भी मुझे बेहद खुश कर देती थी। मैं मुस्कुराकर बोला, ठीक है, कल मिलते हैं। लियांग श्वेन ने इन दिनों एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली थी। उसने शिकायत की, आजकल तुम मेरे साथ घर भी नहीं चलते। घर की गाड़ी भी छुट्टी पर थी, इसलिए मैंने पैदल घर जाने का फैसला किया। रास्ते में दूर से ही मुझे 2 परिचित चेहरे दिखाई दिए। हान श्याओई और लू वांगशिन दोनों साथ साथ चल रहे थे। मैंने तुरंत शाओलिंग से पूछा, जरा पुष्टि करो, ये कहानी का हिस्सा नहीं है ना? मेरा उनके पास जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुसीबत तो खुद चलकर मेरे पास आती थी। जियांग चेन, क्या संयोग है। हान श्याओई मुस्कुराते हुए मेरी ओर चला आया। पिछली बार की बात के लिए मैं अभी तक तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर पाया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। मैं अभी मना भी नहीं कर पाया था कि लू वांगशिन ने कुछ महसूस करते हुए हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। क्या बात है? हान श्याओई थोड़ा झेंप गया। उस दिन रेड पवेलियन में जब एक ग्राहक मुझे परेशान कर रहा था, वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। अगर जियांग चेन ना होता तो शायद वह आदमी इतनी आसानी से नहीं जाता। उसके धन्यवाद के शब्द न जाने क्यों मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं मन ही मन चुप रह गया। कहानी का खलनायक सहायक पात्र वैसे भी बहुत तेज नहीं था, इसलिए मुझे अनजान बनने का अभिनय करना पड़ा। मैंने सपाट स्वर में कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम बेवकूफ हो। हान श्याओई का चेहरा तुरंत असहज हो गया। लू वांगशिन अब चुप नहीं रह सकी। जियांग चेन, वह तुम्हारा धन्यवाद कर रहा है। मैंने कंधे उचकाए। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। टीचर लू बाहरी तो नहीं है, सब सुन सकती हैं। मेरे प्रति उसकी धारणा और भी खराब हो गई। उसने गहरी सांस ली। आज का खाना मेरी तरफ से रहेगा। जियांग चेन ने श्याओई की मदद की थी, इसी के लिए धन्यवाद समझिए। हान श्याओई तुरंत हाथ हिलाने लगा। दीदी लू, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा मामला था। दावत तो मुझे देनी चाहिए। लू वांगशिन मुस्कुराई। जब तुम मुझे दीदी कहते हो तो तुम्हारा काम मेरा काम है। अब मुझसे बिल्कुल सहा नहीं गया। मैंने दोनों को बीच में रोक दिया। तुम दोनों खुद ही जाकर खा लो। ये क्या बात हुई? मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे खाना है या नहीं और दावत तय कर ली। तुम दोनों के साथ बैठकर खाना खाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैंने बनावटी मुस्कान के साथ दोनों की ओर उंगली उठाई। प्रोफेसर लू, हम इतने करीबी नहीं हैं। और हान श्याओई, हम दोनों के बीच तो पुरानी दुश्मनी है। एक ही मेज पर बैठेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अलविदा, मुझे छोड़ने आने की भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैं सीना तान कर तेज कदमों से वहां से निकल गया। शेन शू याओ की बुद्धिमानी जहां भी जाती थी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी चमक से उसके आसपास के लोग भी प्रभावित हो जाते थे। उससे कई दिनों तक पढ़ने के बाद आखिरकार पहली मॉक परीक्षा में मेरा भी परिणाम पहले से बेहतर आया। मेरी रैंक थी 1834। शाओलिंग ने बेरहमी से मेरा मजाक उड़ाया। मैंने तुरंत विरोध किया, ऐसा मत बोलो। 5 बड़े स्कूलों ने मिलकर ये परीक्षा कराई थी। 10,000 से ज्यादा छात्र थे। ऐसे में 1000 से ऊपर की रैंक लाना भी आसान नहीं होता। रैंकिंग सूची के सबसे ऊपर हमेशा की तरह पहले स्थान पर शेन शू याओ का नाम था। मैं दंग रह गया। यही तो नायिका वाला भाग्य है। फिर मैंने जल्दी से हान श्याओई का नाम ढूंढा।
वह लगभग 300वें स्थान पर था। कुल अंक 600 से अधिक थे। यह भी शानदार परिणाम था। इस बार मेरी प्रगति देखकर मेरे दोस्तों ने जश्न मनाने की जिद पकड़ ली। जैसे ही किसी ने कहा चलो जियांग बार चलते हैं, मैंने तुरंत मना कर दिया। लियांग श्वेन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? पिछली बार तुम्हारा जन्मदिन भी वहीं मनाया था। वहां का खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। मैं मन ही मन सोच रहा था, मुझे बस लगता है कि वो जगह मेरे लिए अशुभ है। लेकिन अगर ऐसा कह देता तो लोग सच में मुझे पागल समझ लेते। मैंने बहाना बनाया, हर बार एक ही जगह जाना कितना बोरिंग है। इस बार रेड पवेलियन चलते हैं। आखिरकार सब मान गए। जब हम रेड पवेलियन पहुंचे तो फ्रंट डेस्क पर कोई दूसरी लड़की बैठी थी। वह न तो शेन शू याओ जितनी सुंदर थी और न ही उतनी आकर्षक। संयोग से उसी समय बार का मैनेजर वेट्रेस को कुछ समझा रहा था। सामान्य भाव से अंदर जा ही रहा था कि तभी उसके मुंह से एक बात सुनाई, क्या कहा तुमने? कोई शेन शू याओ को परेशान कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इतना सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, सीधे बाहर सड़क पर निकला। हाथ उठाकर एक टैक्सी रोकी। टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। मैं खिड़की के बाहर पीछे छूटते दृश्यों को देखता रहा, लेकिन मेरे कानों में बार बार मैनेजर की वही बात गूंज रही थी। मिस सू अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती है और हर बार जानबूझकर शेन शू याओ से झगड़ा करने की कोशिश करती है। वे लोग जानबूझकर शेन शू याओ से ही शराब और फलों की ट्रे मंगवाते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, ये तो शेन शू याओ की नौकरी की जिम्मेदारियों में शामिल ही नहीं था। मैनेजर ने झिझकते हुए कहा। मिस सू ने खास तौर पर उसी का नाम लिया था। उन्होंने कहा कि शेन शू याओ मना करने की हिम्मत नहीं करेगी। घर लौटते समय जरा संभल कर जाना। अमीर घरों की बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, वे कुछ भी कर सकती हैं। बेहतर होगा कि समझदारी से काम लो और चुपचाप उनकी बात मान लो। असल में मैनेजर चाहती थी कि शेन शू याओ कुछ समय और सहन कर ले, लेकिन शेन शू याओ ने खुद ही नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। सो श्याओ श्याओ चाहे जितनी भी जिद्दी हो, वह यूं ही किसी अनजान व्यक्ति को परेशान नहीं करती। शेन शू याओ पर जो कुछ भी बीता वह सब मेरी वजह से था। उसने बिना किसी गलती के सिर्फ मेरी वजह से यह सब सहा। टैक्सी कॉफी शॉप के सामने आकर रुकी। मैं नीचे उतरा और कांच के पार दिखाई देने वाले उस छोटे से कैफे को देखने लगा। मेरा हाथ ठंडे कांच वाले दरवाजे के हैंडल पर जाकर ठहर गया। कुछ पल तक मैं वहीं खड़ा रहा। अंदर शेन शू याओ ने साधारण सी सफेद हुडी पहन रखी थी। कमर पर लाल किनारी वाला काला एप्रन बंधा हुआ था। वह दरवाजे की ओर पीठ किए एक कप कॉफी पकड़े खड़ी थी। कोई उसे बात कर रहा था। वह हल्का सा सिर मोड़कर झुक गई और ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। मेरी आंखों में एक क्षण के लिए अजीब सी भावना चमक उठी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से अपना हाथ दरवाजे के हैंडल से हटा लिया। उसी समय कैफे के दरवाजे पर लगी घंटी हल्के से बज उठी। शेन शू याओ को जैसे किसी का आभास हुआ। उसने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। एक कार तेज रफ्तार से सड़क पर निकली। उसके पहियों से आधा मीटर ऊंचा पानी उछला। मैंने जल्दी से नया खरीदा हुआ छाता आगे कर दिया और पानी अपने ऊपर पड़ने से रोक लिया। मैं झल्लाकर चिल्लाया, कमाल है, जरा भी नागरिक शिष्टाचार नहीं है क्या? ड्राइविंग टेस्ट में कुछ सीखा भी था या नहीं? इतना भी नहीं पता कि बारिश में गाड़ी धीरे चलानी चाहिए? मैं देर तक गुस्से में चिल्लाता रहा, लेकिन वह कार कब की आंखों से ओझल हो चुकी थी। शाओलिंग से रहा नहीं गया। उसने पूछा, तुम अंदर क्यों नहीं गए? इतनी जल्दी टैक्सी पकड़कर यहाँ आए, फिर दरवाजे तक आकर वापस लौट आए। आखिर इतना सब करने का मतलब क्या था? मैंने ठंड से सुन्न हो चुकी अपनी बाहें मलते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम नहीं समझोगी, उसने मजबूरी में नौकरी छोड़ी है। सु श्याओ श्याओ आखिर उसे क्यों निशाना बना रही है? क्या सिर्फ मेरी वजह से नहीं? मैं तो चाहता हूँ कि वह जितना हो सके मुझसे दूर रहे। फिर मैं खुद उसके सामने ये सब बातें क्यों छेड़ूं? क्या मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे? शाओलिंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी बात काफी तर्कसंगत लगती है। मैंने राहत की सांस ली। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। मुझे कहीं जाकर बारिश रुकने का इंतजार करना था। तभी पीछे से एक जोड़ी पतले गोरे हाथ आगे बढ़े। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़े छाते का हैंडल थाम लिया। उसी क्षण एक मुलायम शरीर हल्के से मेरे कंधे से आ लगा। जहां उसका स्पर्श हुआ वहां जैसे हल्की सी झंझनाहट दौड़ गई। मेरी सांसों में साबुन की जानी पहचानी खुशबू घुल गई। मैंने मुड़कर देखा। शेन शू याओ भागती हुई बाहर आई थी। बारिश से उसके लंबे काले बाल भीग चुके थे। वह हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोली, बारिश हो रही है, तुम बाहर क्यों खड़े हो? इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बस स्टॉप की छत के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अभी कॉफी शॉप गए थे? मैंने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं। शेन शू याओ चुपचाप मुझे देखती रही लगभग 10 सेकंड तक। आखिरकार मैंने हार मान ली। ठीक है, गया था, लेकिन तुम काम में व्यस्त थी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। शेन शू याओ ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं अचानक इतना समझदार हो गया हूँ। वह कुछ और पूछने ही वाली थी कि मैंने उसके भीगे हुए बालों की ओर इशारा करते हुए बात बदल दी। तुम इतनी जल्दी में बाहर भाग आई, छाता भी नहीं लाई। क्या तुम्हें डर था कि मैं भाग जाऊंगा? मैं हंसते हुए बोला, शेन शू याओ, मान लो ना, तुम भी मुझ पर काफी फिदा हो। शाओलिंग ने तुरंत नाराज होकर बड़बड़ाया, 800 साल में भी तुम्हारे जैसा आत्ममुग्ध इंसान नहीं मिलेगा। शेन शू याओ भी एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, क्या क्या बकवास करते रहते हो? मेरी बातों के कारण वह आगे कुछ पूछ ही नहीं पाई। शरद ऋतु का मौसम साफ और सुहावना था। स्कूल ने 12वीं के छात्रों के लिए
देश की 2 शीर्ष विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया। उद्देश्य था छात्र विश्वविद्यालय का माहौल महसूस करें और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बढ़े। घोषणा की गई, कल सुबह 7 बजे स्कूल के दक्षिणी गेट पर सभी छात्र एकत्र हों। अगली सुबह जब तक मैं तैयार होकर नीचे पहुंचा 6:30 बज चुके थे। मैंने जल्दी से ड्राइवर को स्कूल चलने के लिए कहा। जब तक स्कूल पहुंचा तब तक बस में चढ़ने वाले छात्रों की आखिरी कतार बची थी। बस लगभग पूरी भर चुकी थी। जैसे ही अंदर गया सबसे पहले मुझे हाथ हिलाते हुए लियांग श्वेन दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल मेरी नजर बस के पिछले हिस्से पर गई। वहां खिड़की के पास शेन शू याओ बैठी थी और उसके बगल वाली सीट खाली थी। मैंने बिना एक पल सोचे लियांग श्वेन को छोड़ दिया, सीधे पीछे जाकर शेन शू याओ के पास बैठ गया। मुस्कुराकर पूछा, शेन शू याओ, क्या तुमने ये सीट जानबूझकर मेरे लिए खाली छोड़ी थी? उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया, नहीं, बस यहाँ कोई बैठा नहीं। तभी सामने बैठी एक लड़की हंसते हुए पीछे मुड़ी। स्कूल ब्यूटी, तुमने तो कहा था कि इस सीट पर कोई बैठा है। मैं जोर से हंस पड़ा। सच में शेन शू याओ, तुमने सच में ऐसा कहा था? अगले 2 घंटे की पूरी यात्रा में मैं लगातार उसे हंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। आखिरकार मैं थक गया। मेरी नजर बस के अंदर घूमती रही। फिर मैंने शाओलिंग से पूछा, क्या हान शाओई भी आया है? शाओलिंग बोली, पीछे मुड़कर देखो। मैंने जैसे ही पीछे देखा, सीधे हान शाओई की लाल लाल गुस्से से भरी आंखों से नजरें टकरा गईं। मैंने अभी अभी पानी पिया था, लगभग पूरा मुंह भर पानी बाहर निकल ही जाता। मैं जोर जोर से खांसने लगा। कुछ देर बाद संभल कर बोला, हे भगवान, ये कब से मुझे ऐसे घूर रहा था? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं शेन शू याओ से इतनी बेवकूफी भरी बातें कभी नहीं करता। शाओलिंग ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, तुमने पूछा ही नहीं था। मैं इतनी जोर से खांसा कि मेरा चेहरा लाल पड़ गया। शेन शू याओ ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे लगा शायद मैं उसे परेशान कर रहा हूं। मैंने तुरंत मुंह ढक लिया और दूसरी तरफ मुड़कर खांसने लगा। तभी उसने मेरा हाथ हटाया। ठंडे स्वर में बोली, क्या खुद को दम घोंट कर मारना चाहते हो? उसकी आवाज सुनते ही मैं अचानक खांसना भूल गया। इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने देता? मैंने तुरंत पीछे की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अरे तुम हर जगह क्यों दिखाई देते हो? हान शाओई अभी बोलना ही चाहता था। जियांग चेन, तुम। मैंने तुरंत उसकी बात काट दी। क्या तुम? अगर तुम अचानक मुझे घूरते नहीं तो क्या मैं पानी पीते पीते खांस जाता? हान शाओई एक पल के लिए सचमुच अपराध बोध में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसे होश आया। वह बोला, पीछे तो तुमने खुद मुड़कर देखा था। मैंने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसके शब्दों ने मुझे पूरी तरह निरुत्तर कर दिया हो। मेरा चेहरा हल्का सा लाल हो गया। आसपास बैठे कुछ छात्र हंसी रोक नहीं पाए। तभी हान शाओई के बगल में बैठा लड़का नाराज होकर बोला, यंग मास्टर जियांग, आप हमेशा शाओई को ही क्यों निशाना बनाते रहते हैं? कहीं आपको उससे जलन तो नहीं होती? वह हान शाओई का अच्छा दोस्त था। जब जब हान शाओई उदास होता, वह शेन शू याओ से जुड़ी अपनी सारी बातें उसी से साझा करता था, और उसकी नजर में मैं वही इंसान था जिसने किसी और की गर्लफ्रेंड। बाकी सहपाठी हैरानी से उसे देख रहे थे, लेकिन उसने जानबूझकर बात पूरी तरह साफ नहीं की। कुछ चीजें कभी तुम्हारी होती ही नहीं, चाहे उन्हें पाने के लिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आखिर में वे तुम्हारे पास नहीं टिकेंगे। इतना कहकर उसने मेरी तरफ उकसाने वाली मुस्कान फेंकी। कुछ ही लोग इस पूरी कहानी की सच्चाई जानते थे। उनकी निगाहें तुरंत एक तरफ खड़ी, बिल्कुल ठंडे चेहरे वाली शेन शुयाओ पर जा टिकी। चारों ओर धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। शेन शुयाओ का चेहरा हमेशा की तरह शांत और बर्फ जैसा ठंडा था। उसने चुपके से मेरी लाल होती आंखों को देख लिया। उस पल उसके भीतर एक अजीब सी बेबसी उमड़ पड़ी, और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दिल में उठती टीस ने उसे खुद ही चौंका दिया। शायद उसे पहले कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि मेरे लिए उसके मन में ऐसी पीड़ा छिपी हुई है। तभी स्कूल बस अपनी मंजिल पर आकर रुक गई। मैं सबसे पहले बस से उतरा और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। लियांग शुआन हांफता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। यंग मास्टर, क्या हुआ? फिर किस बात पर नाराज हो गए? इस बार किसने आपको परेशान किया? मैं सिर झुकाए बिना रुके चलता रहा। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ, आराम से घूमो, मैं थोड़ा अकेले टहलना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर लियांग शुआन ने जबरदस्ती मेरा पीछा नहीं किया। शंघाई यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत विशाल था। जहां भी नजर जाती खूबसूरत लड़के लड़कियां दिखाई देते। मैं एक बड़े पत्थर के पीछे घास पर जाकर बैठ गया, बैग खोला और उसमें से सोडा बिस्कुट का पैकेट निकाला। आराम से कुरकुराते हुए खाने लगा। मेरे चेहरे का मूड इतनी जल्दी बदलते देखकर शाओलिंग भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने पूछा, वे लोग तुम्हारा इस तरह मजाक उड़ा रहे थे, क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। गुस्सा क्यों करूं? वे जेंग चेन के बारे में बातें कर रहे थे, मैं तो नहीं हूं। शाओलिंग ने फिर पूछा, और शेन शुयाओ ने तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, उससे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? मैंने सिर झुकाकर अपनी पैंट पर गिरे बिस्कुट के टुकड़े झाड़ दिए। वह इस कहानी की नायिका है और मैं सिर्फ खलनायक जैसा सहायक किरदार। उसका मुझे नजरअंदाज करना बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते हो शेन शुयाओ मेरी परवाह करें। शाओलिंग घबराकर तुरंत बोला, ना नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैं हंस पड़ा। छोड़ो, रहने दो। सोडा बिस्कुट खत्म करने के बाद मैंने मसालेदार स्नैक्स का एक और पैकेट खोला। खाते खाते मैं बार बार इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मेरा यह चोरों जैसा व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। शाओलिंग मुझे बेफिक्र होकर खाते देखता रहा। उसे लगा कि शायद उसके सिस्टम का अपग्रेड अब भी पूरा नहीं हुआ है।
तभी उसके मन में ऐसी उलझनें पैदा हो रही हैं। कुछ पल के लिए उसे सचमुच लगा कि शायद मैं सच में शेन शुयाओ से प्यार करने लगा हूं, और शायद शेन शुयाओ भी मेरे लिए कुछ महसूस करने लगी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शेन शुयाओ तो इस कहानी की नायिका है। नायिका केवल नायक से ही प्रेम करती है। यही तो कहानी के नियम हैं। यही मुख्य पात्रों की किस्मत और उनका विशेष अधिकार होता है। शाओलिंग ने दोबारा पूरी दुनिया के नियमों की जांच की। जितना सोचता गया उतना ही उसे लगा कि उसे मुख्य सिस्टम में वापस जाकर फिर से अपग्रेड होना पड़ेगा। मैंने मसालेदार स्नैक्स भी खत्म कर दी। अब कुछ करने को नहीं था। मैंने कई बार शाओलिंग को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने भौहें चढ़ाई। आखिर हम दोनों पार्टनर हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक छोटा बेवकूफ बिना बताए ही गायब हो गया। पेट भर चुका था। मैं सूखी पीली घास पर लेट गया और यूं ही आसमान देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब दोबारा आंख खुली तब मोबाइल की लगातार बजती रिंगटोन सुनाई दे रही थी। मैंने उनींदी हालत में फोन अनलॉक किया। स्क्रीन देखते ही मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। लिंग शुआन की दर्जन भर मिस्ड कॉल थी और उनके नीचे कुछ मिस्ड कॉल शेन शुयाओ की भी थी। मैं झटके से उठकर बैठ गया। अविश्वास में कई बार उस नंबर को घूरता रहा। वह सचमुच शेन शुयाओ का ही नंबर था। क्या उसने खुद मुझे फोन किया था? कुछ सेकंड तक मेरी उंगली उसके नंबर पर रुकी रही, लेकिन आखिरकार मैंने नीचे स्क्रॉल किया और लियांग शुआन को कॉल मिला दी। उसने तुरंत फोन उठा लिया। ब्रदर चेन, आप कहाँ हैं? मैंने आपको इतनी बार फोन किया, आपने उठाया ही नहीं। मुझे लगा आपका अपहरण हो गया। जल्दी अपनी लोकेशन भेजिए, मैं अभी लेने आ रहा हूँ, और कहीं मत जाइए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वह लगातार बोलता रहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, अरे कुछ बोलोगे भी? मैंने लंबी सांस ली। तुमने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? वह हंसते हुए बोला, अरे मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। इसमें भी नाराज हो रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, तुम सबसे अच्छे हो। फिर पूछा, इतने फोन क्यों किए? लियांग शुआन बोला, लगभग 12 बज गए हैं, सोचा साथ में लंच करेंगे। तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। मैं इतना घबरा गया था कि लगभग टीचर के पास जाने ही वाला था। मैंने माथा पकड़ लिया। हे भगवान, मुझे बख्श दो। आगे से जहां भी जाऊंगा तुम्हें पहले बता दूंगा। मैं कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा नहीं हूं जो पिकनिक में खो जाए। सोचो, अगर सच में स्कूल में मेरा नाम लाउडस्पीकर पर अनाउंस होता कि जो छात्र जांग चेन को देखें कृपया तुरंत सूचित करें। सिर्फ कल्पना करके ही शर्मा रही है। फिर मैंने जल्दी से पूछा, तुमने सच में टीचर को तो नहीं बताया था? उधर कुछ पल तक खामोशी रही। मेरे मन में अचानक बुरा सा अंदेशा हुआ। रुको, कहीं तुमने सचमुच बता तो नहीं दिया? मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि अगले ही पल लियांग शुआन झिझकते हुए बोला, मैं सीनियर शेन के पास चला गया था। मैं बिल्कुल निशब्द रह गया। उसी पल मुझे शेन शुयाओ की सारी मिस्ड कॉल याद आ गई। अब जाकर समझ आया कि उसने मुझे फोन क्यों किया था। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। फिर वहीं घास पर निढाल होकर बैठ गया। चेहरे पर पूरी तरह सुन्न भाव थे। अब शेन शुयाओ मुझे जरूर दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ समझ रही होगी। मैंने अपनी लोकेशन लिंग शुआन को भेज दी। मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए मैंने शेन शुयाओ को वापस फोन नहीं किया, बस एक छोटा सा मैसेज भेज दिया। मैं न तो रास्ता भटका था और न ही मेरा अपहरण हुआ था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। शायद उसने सिर्फ इंसानियत के नाते मेरी चिंता की थी। मेरी जिंदगी से उसे कोई खास मतलब नहीं था। दूसरी तरफ लियांग शुआन ने फोन नीचे रखा और अपराधबोध से भरी नजरों से बगल में खड़ी बिना किसी भाव के शेन शुयाओ की तरफ देखा। सॉरी मिस चेन, ब्रदर चेन, ठीक है, आपका समय बर्बाद हो गया। शेन शुयाओ ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। लियांग शुआन समझ नहीं पा रहा था कि वह नाराज है या नहीं। उसने जल्दी जल्दी फिर माफी मांगी, लेकिन जाने क्यों उसे लगा कि शेन शुयाओ का चेहरा पहले से भी ज्यादा ठंडा हो गया है। उसके मन में एक अजीब सी उलझन जन्म लेने लगी। मैं अभी भी सोच रहा था कि शेन शुयाओ को वापस फोन करूं या नहीं। डर था कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ा दे, लेकिन अगर जवाब ही ना दूं तो यह भी मेरे पुराने व्यवहार जैसा नहीं लगेगा। आखिर मैं तो हमेशा उसी के पीछे घूमने वाला इंसान रहा हूं। इसी उधेड़बुन में था कि लियांग शुआन आ पहुंचा। यहाँ घास पर क्यों पड़े हो? मुझे इस तरह बेतरतीब लेटा देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गया। चलो उठो, खाना खाते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। मैंने आधा शरीर उसी के सहारे छोड़ दिया। वह लड़खड़ा गया, फिर बेबसी से बोला, सच में आपकी आदतों से हार गया हूँ यंग मास्टर। मैंने पूरी गंभीरता से कहा, मुझ पर फिदा मत हो जाना भाई, सिर्फ एक किंवदंती है। लियांग शुआन ने आंखें घुमाई। बस भी कीजिए। शंघाई यूनिवर्सिटी में कुल 3 कैंटीन थी। हम दोनों सबसे नजदीक वाली कैंटीन में पहुंच गए। दोपहर का समय था, इसलिए वहां छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। काफी देर बाद जाकर हमें कोने में 4 लोगों वाली एक मेज पर 2 खाली सीटें मिली, लेकिन जब मैंने देखा कि बाकी 2 सीटों पर कौन बैठा है, मेरा मन किया वहीं खड़े खड़े आसमान की तरफ देखकर चीख पड़ूं। क्या कमाल का संयोग था। वे दोनों और कोई नहीं बल्कि शेन शुयाओ और हान शियाओ ही थे। आज मेरा बिल्कुल भी अभिनय करने का मन नहीं था। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि कहीं और कोई सीट मिल जाए। लियांग शुआन ने भी उन दोनों को देख लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। लगता है फिर से अपना खलनायक वाला किरदार निभाना पड़ेगा।
तभी लियांग शुआन ने मेरी तरफ चिंता से देखा, लेकिन उससे पहले ही मैं अपना चेहरा बदल चुका था। गुस्से और नफरत से भरा चेहरा बनाकर मैं आगे बढ़ा। लियांग शुआन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ब्रदर चेन, गुस्सा मत हो, वे दोनों बस साथ में खाना खा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ गया। लियांग शुआन घबराकर मेरे पीछे भागा। ब्रदर चेन, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। लेकिन इस समय मैं उसकी बात सुनने वाला नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चिंता थी, इतने अचानक बढ़ गए इस सीन में अब मुझे क्या कहना चाहिए। क्या हान शाओ यी को डांटूं या शेन शुयाओ पर इल्जाम लगाऊं? सच कहूं तो इस कहानी में खलनायक के संवाद बेहद घटिया लिखे गए थे। मैं उनकी मेज तक पहुंचा और सबसे पहले जोर से अपनी ट्रे मेज पर पटक दी। जैसा मैंने सोचा था, हान शाओ यी, वह एकदम चौंक गया। अगले ही पल उसका चेहरा बिल्कुल किसी मासूम पिल्ले जैसा भोला और प्यारा हो गया। उधर शेन शुयाओ ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए हान शाओ यी का पक्ष लिया। लेकिन ये शेन शुयाओ के चेहरे पर कैसा भाव था? उसकी आंखों में साफ झलकती उलझन ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने जो जो बातें पहले से सोच रखी थीं, वे सब जैसे गले में ही अटक गईं। एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पाया। हान शाओ यी भी थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत माहौल को संभालने की कोशिश की। जंग चेन, तुम भी यहाँ खाना खाने आए हो? यहाँ अभी एक सीट खाली है, बैठ जाओ। उसकी नरम और विनम्र आवाज ने कमरे में छाई अजीब सी चुप्पी को तोड़ दिया। मैंने उसकी ओर देखा, फिर खाली कुर्सी पर नजर डाली और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक सीट खाली है। लियांग शुआन ने धीरे से मेरा हाथ खींचा और इशारे से समझाया कि शेन शुयाओ के सामने इतना अकड़ कर व्यवहार मत करो। मैंने अनमने मन से कुर्सी खींची और बैठ गया। शेन शुयाओ ने धीरे धीरे अपनी नजरें मेरे चेहरे से हटा ली। पूरा खाना एक अजीब सी असहज चुप्पी में बीता। बीच बीच में मैं हान शाओ यी पर ताने कसता रहा और व्यंग्य भरी बातें सुनाता रहा। कोई भी इंसान चाहे कितना ही सहनशील क्यों ना हो, ऐसी बातें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर हान शाओ यी जैसा लड़का जिसका आत्मसम्मान बहुत मजबूत था। आखिरकार उसने जल्दी से कोई बहाना बनाया और वहां से उठकर चला गया। वह सिर झुकाए जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा था। जल्दबाजी में सामने से आ रहे किसी व्यक्ति से टकरा गया। सॉरी, उसने धीमी और शिकायत से भरी आवाज में माफी मांगी। उसकी आवाज सुनते ही लू वांगशीन का दिल कसकर सिकुड़ गया। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ? अगर सब ठीक है तो इतनी घबराहट में क्यों भाग रहे हो? शाओ यी, क्या तुम्हें लगता है कि सिस्टर लू इतनी भी नासमझ है? हान शाओ यी ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना कहकर उसने अनजाने में एक दिशा में नजर डाली, फिर होंठ दबा ली। सच में कुछ नहीं हुआ। लू वांगशीन ने उसकी नजरों का पीछा किया। उसी दिशा में उसने मुझे एक लड़की के साथ खड़े बातें करते देखा। अब उसे सारी बात समझने में जरा भी देर नहीं लगी। वह खास तौर पर स्कूल की इस यात्रा में साथ आने वाली शिक्षिका बनने के लिए इसलिए तैयार हुई थी ताकि शाओ यी का ध्यान रख सके। लेकिन उसकी आंखों के सामने भी शाओ यी फिर से परेशान किया गया। पहली बार तब जब मैं शाओ यी के घर गया था, और अब ये दूसरी बार था। लू वांगशीन का चेहरा तुरंत सख्त और ठंडा हो गया। उधर मैं और शेन शुयाओ पहले ही कैंटीन से बाहर निकल चुके थे। लियांग शुआन एक समझदार दोस्त होने के नाते जानबूझकर हम दोनों को अकेला छोड़कर पहले ही चला गया। वह हमारे बीच तीसरा व्यक्ति बनकर नहीं रहना चाहता था। चलते चलते मुझे फिर से शेन शुयाओ की वही पहले वाली नजर याद आने लगी। न जाने क्यों मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। पास ही वॉशरूम था। मैं जल्दी से अंदर गया, नल खोला, हथेलियों में पानी भरकर चेहरे पर मारा और कुछ देर तक बहते पानी को खाली निगाहों से देखता रहा। मैं मन ही मन सोचने लगा, झानक चेन तो शेन शुयाओ से प्यार करता है, लेकिन मैं तो नहीं। फिर उसकी सिर्फ एक नजर से मैं इतना बेचैन क्यों हो गया? मैंने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर निकल आया। कुछ दूर शेन शुयाओ अब भी चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा। मुझे लगा था तुम चली जाओगी। शेन शुयाओ ने मेरी तरफ देखा। मैं क्यों चली जाती? मैंने हल्की सी नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस ऐसे ही। लेकिन शेन शुयाओ ने बात वहीं खत्म नहीं की। उसने दोबारा पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं चली जाऊंगी? मेरी आवाज में हल्की सी शिकायत घुल गई।